मैं बस यूं ही थोड़ा बहुत कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बकवास कर देता था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेरे डिसाइपल सब के सब सुप्रीम ग्रेट एम्परर बन जाएंगे। बड़ा डिसाइपल फायर दांव के सहारे हर रोज लाखों जीवों को शुद्ध करता था, जबकि दूसरे डिसाइपल ने बॉडी कल्टीवेशन को अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाकर सुप्रीम डेमन लॉर्ड का दर्जा हासिल कर लिया। दुनिया के सब लोग समझते थे कि मैं एक हिडन मास्टर हूं जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन सिर्फ मैं खुद जानता था कि मेरी सारी ताकत एक ऐसे सिस्टम से आती है जो डिसाइपल्स रिक्रूट करने पर मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है। इस वक्त मैं सफेद कपड़ों में, हाथ में फेदर फैन लिए, मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़ी एक शाही और खूबसूरत महिला को देख रहा था। मैडम, आप भी नहीं चाहती होंगी कि आपके बेटे को प्रेस्टिजियस सेक्ट से निकाल दिया जाए, है ना? मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके उदास दिल पर सीधा असर कर गई। ये क्यूजेन एकेडमी का सेंट्रल स्क्वायर था। चारों तरफ लोग आ जा रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ एक था, डिसाइपल रिक्रूट करना। मैं क्यूजेन एकेडमी के मिसलेनियस पैलेस का पैलेस मास्टर था। नाम सुनने में बहुत पावरफुल लगता था, लेकिन असल में मेरे अंडर एक भी डिसाइपल नहीं था। आज सुबह एकेडमी के प्रिंसिपल ने मुझे फाइनल वार्निंग दी थी। 1 महीने के अंदर अगर मैं एक भी डिसाइपल रिक्रूट नहीं कर पाया तो मिसलेनियस पैलेस को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और मुझे एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या मजाक है ये? मैं इस दुनिया में 2 साल और आधे पहले ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। इतने समय में मैं कल्टीवेशन का बेसिक स्पिरिचुअल सेंस तक डेवलप नहीं कर पाया था। सिर्फ पिछले जन्म में सीखी हुई म्यूजिक, चेस, पेंटिंग, कैलीग्राफी, तालिस्मान स्टडीज और क्लासिकल थ्योरीज की वजह से ही मैं क्यूजेन एकेडमी में टिक पाया था। अगर एकेडमी से निकाल दिया गया तो शायद मैं हिस्ट्री का पहला ट्रांसमाइग्रेटर बन जाऊंगा जो भूख से मर गया। इसीलिए मेरी नजर उस पर पड़ी। स्वॉर्ड पेवेलियन का फॉर्मर जीनियस किन फान, सरनेम किन, जीनियस से ट्रैश बना हुआ। फियांसे ने एंगेजमेंट तोड़ दी। अरे ये तो बिल्कुल मेन कैरेक्टर वाली टेम्पलेट थी, जैसे किस्मत खुद मौका लेकर मेरे पास आ गई हो। मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया, आज चाहे जो हो जाए किन फान को डिसाइपल बनाना ही है। जब वह फ्यूचर में आसमान छुएगा तो मैं जैसे सस्ते मास्टर भी उसके साथ सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सर, क्या आप वाकई मेरे बेटे को क्यूजेन एकेडमी में रहने का मौका दे सकते हैं? किन मैडम सच में फंस गई थी। वो मुझे शक भरी नजरों से देख रही थी। उनकी आवाज में भरोसा कम और संदेह ज्यादा था। उनके बेटे का दंतियान डैमेज हो चुका था। स्वॉर्ड पेवेलियन के पैलेस मास्टर तक उसे नहीं बचा पाए, तो फिर यह जवान आदमी कैसे कर लेगा? मैंने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं भी क्यूजेन एकेडमी के टॉप 10 पैलेस मास्टर्स में से एक हूँ। प्रिंसिपल ने मुझे एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को रिक्रूट करने की परमिशन दी है। किन फान अभी भी एकेडमी का स्टूडेंट है ना? पैलेस मास्टर? किन मैडम सच में हैरान रह गई। क्यूजेन एकेडमी का पैलेस मास्टर बनना कोई मजाक नहीं था। उनमें से हर एक ऐसा था जो पैर पटक दे तो पूरा कॉन्टिनेंट हिल जाए, और मैं इतना यंग था। मैंने सिर हिलाया और शांत अंदाज में कहा, बिल्कुल, मैं मिसलेनियस पैलेस का पैलेस मास्टर ये शुआन हूँ। मिसलेनियस पैलेस, ये नाम सुनते ही उनकी आंखों में जो उम्मीद जगी थी वो तुरंत बुझ गई। कौन नहीं जानता था कि मिसलेनियस पैलेस एकेडमी का सबसे बेकार डिपार्टमेंट था। वहाँ सिर्फ म्यूजिक, चेस, पेंटिंग और कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। कल्टीवेशन से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं समझ गया कि कुछ स्ट्रॉन्ग बात कहनी पड़ेगी। मैंने गहरी सांस ली और ऐसे बोला जैसे दुनिया की सारी सच्चाई देख चुका हूँ। मैडम, एकेडमी में रहना मतलब अभी भी एक चांस होना, लेकिन अगर यहाँ से चले गए तो फिर कोई चांस नहीं बचेगा। और एकेडमी से बाहर जाने के बाद आपके बेटे की करंट सिचुएशन में क्या उसकी सेफ्टी भी गारंटी की जा सकती है? ये बात सीधा किन मैडम के दिल पर लगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एकेडमी की प्रोटेक्शन के बिना उनके एनिमीज किन फान को पूरी तरह टारगेट करेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। अब उन्होंने और देर नहीं की। वह मेरे सामने गहरा झुक गई। धन्यवाद सर, आप मेरे बेटे को डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हैं। मैं अभी शाओ फान को बुलाकर आपसे मिलवाती हूँ। 1 मिनट। मैंने तुरंत उन्हें रोका, कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, इससे सब आसान हो जाएगा। धन्यवाद सर। किन मैडम की आंखों में फाइनली असली उम्मीद नजर आई। वह मुझे रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही मैं उनके साथ चला, मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। होस्ट की डिसाइपल रिक्रूटमेंट इंटेंशन कंफर्म हो गई। बागुआ मिस्टिक सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। आ गया, आ गया, मेरा गोल्डन फिंगर आ गया। मैंने एक्साइटमेंट को दबाते हुए मन ही मन पूछा, सिस्टम, तुम्हारे फंक्शंस क्या हैं? सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होस्ट को कल्टीवेशन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर बनाना है। होस्ट को अनंत समय तक सुप्रीम एम्परर की महिमा का अनुभव कराया जाएगा। होस्ट को अभी एक पीक असेंशन रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है। डिटेल्ड फंक्शंस होस्ट खुद डिस्कवर करे। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक स्टेटस पैनल खुल गया। नाम, ये शुआन कल्टीवेशन। कोई नहीं कल्टीवेशन टेक्निक, कोई नहीं उम्र, 22 साल, स्किल्स, म्यूजिक, ग्रैंड मास्टर चेस, ग्रैंड मास्टर पेंटिंग, ग्रैंड मास्टर कैलीग्राफी, ग्रैंड मास्टर टी आर्ट, ग्रैंड मास्टर सब कुछ, ग्रैंड मास्टर लेवल। इवेल्युएशन, होस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम है। सिस्टम इवेल्युएशन देने से इनकार करता है। मैं लगभग गाली देने वाला था। ये सिस्टम तो शुरू होते ही मेरी बेइज्जती कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब सिस्टम मिल गया था तो लाइफ के पीक तक पहुंचना क्या अब भी दूर था। मेरे होठों की मुस्कान अब छुपाए नहीं छुप रही थी। सर, किन मैडम ने मेरी अजीब सी खुशी नोटिस कर ली और मुड़ कर पूछा। मैं तुरंत संभल गया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, बस एक खुशी वाली बात याद आ गई। बातें करते करते हम लोग स्वॉर्ड पेवेलियन के आउटर गेट तक पहुंच गए। किन मैडम ने सामने एक अलग सी रेसिडेंस की तरफ इशारा किया। सर, वही मेरे बेटे का घर है।
मैंने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। इसी वक्त कोर्टयार्ड के अंदर किन फान पत्थर की बेंच पर बैठा आसमान को खाली नजरों से देख रहा था। कभी वह स्वॉर्ड पेवेलियन का नंबर 1 जीनियस था, लेकिन कल ही सू फैमिली ने एक एंगेजमेंट कैंसिलेशन लेटर भेज दिया था। उसमें लिखा था, तुम एक बेकार आदमी हो, तुम उस लड़की के लायक नहीं हो जो जल्दी ही इनर सेक्ट की ट्रू डिसाइपल बनने वाली है। बेइज्जती, धोखा, निराशा, ये सब समंदर की लहरों की तरह उस पर टूट पड़े। उसे लगा कि इस तरह जिंदा रहने से बेहतर है सब कुछ यहीं खत्म कर दिया जाए। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसके शरीर में अब जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची थी, लेकिन अगर वह पूरी ताकत से अपने क्यूसी पर वार करे तो अपनी जान ले सकता था। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, फानेर, माँ तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहती है। माँ की आवाज। किनफान का हाथ हवा में ही रुक गया। वह झट से मुड़ गया। उसने देखा कि उसकी माँ के थके हुए चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। धड़ाम, वह सीधा घुटनों के बल गिर गया। माँ, आपका बेटा निकम्मा निकला। पागल बच्चे, जल्दी उठ। किन मैडम दौड़ कर उसके पास पहुंची। आंसू अब रोकना नामुमकिन था। जब तक तुम ठीक हो, माँ को और कुछ नहीं चाहिए। किनफान ने दांत भींच लिए। वह अपने आंसू बाहर नहीं आने देना चाहता था। किन मैडम ने आंसू पोंछे और जल्दी से बोली, फानेर, तुम अभी भी एकेडमी में रह सकते हो। मिसलेनियस पैलेस के पैलेस मास्टर तुम्हें डिसाइपल बनाना चाहते हैं। मैंने उनकी ऑफर मान ली है। मिसलेनियस पैलेस? किनफान पहले हैरान हुआ, फिर धीरे से उसके चेहरे पर सुकून आ गया। अच्छा है, चाहे मेरी पूरी जिंदगी आम और बेकार ही क्यों ना हो, कम से कम मैं जिंदा तो रह सकूंगा और माँ को मेरी इतनी चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। उसने माँ की उम्मीद भरी आंखों को देखा और जोर से सिर हिला दिया। माँ, मैं मिसलेनियस पैलेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा बेटा। किन मैडम खुशी के मारे रो पड़ी। वह पैलेस मास्टर, ये बाहर ही खड़े हैं, चलो उनसे मिलते हैं। मैं कोर्टयार्ड के बाहर खड़ा था। मैंने अपने हिसाब से सबसे हैंडसम पोज बनाया हुआ था, 45 डिग्री एंगल पर आसमान की तरफ देखते हुए। थोड़ी देर बाद किन फान अपनी माँ के साथ बाहर आया। लड़के के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक जिद और हार न मानने वाली रोशनी बची हुई थी। वह मेरे सामने आया और गहरा झुक गया। स्टूडेंट किन फान, पैलेस मास्टर ये को प्रणाम करता है। मैं अभी उसे उठने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, किन फान दोबारा घुटनों पर गिर गया। पैलेस मास्टर, कृपया मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें बेइंतहा दृढ़ता थी। सच में मेन कैरेक्टर वाली क्वालिटी थी। मैं संतुष्ट होकर उसे उठाते हुए बोला, ठीक है, आज से तुम मेरे ये शुआन के पहले डिसाइपल हो और मिसलेनियस पैलेस के चीफ डिसाइपल भी। धन्यवाद मास्टर। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, कांग्रेचुलेशन होस्ट, डिसाइपल रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल, रिवॉर्ड 10 साल की कल्टीवेशन, रिवॉर्ड 10 साल की लाइफ स्पैन। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही एक बेहद शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल गई, जैसे अनेक नदियां एक साथ मेरे दंतियान में समा रही हूँ। मुझे महसूस हुआ कि मैं पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गया। शरीर हल्का लग रहा था, जैसे हवा में तैर सकता हूँ। कमाल। अब मैं किन फान को और भी पसंद करने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े जोश में बोला, चलो मैं अभी तुम्हें डिसाइपल अफेयर्स हॉल ले चलता हूँ और ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी एकेडमी जान ले, आज से किन फान मेरा डिसाइपल है। जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। किन फान का शरीर कांप गया। कई दिनों से उसके दिल में जमी ठंड और दर्द मेरे शब्दों से पिघलने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं। मास्टर की कृपा का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा मास्टर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहूं। मैं किन फान को लेकर डिसाइपल अफेयर्स हॉल की तरफ चल दिया। रास्ते भर लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अरे वह किन फान नहीं है, मैंने सुना था उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। एक बेकार आदमी को रखने का क्या फायदा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस किन फान की तरफ देखा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी, चेहरा काफी बुरा लग रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं मन ही मन खुश हुआ। अच्छा है, बहुत सहनशील है। जल्द ही हम लोग डिसाइपल अफेयर्स हॉल पहुंच गए। मैंने अपना पैलेस मास्टर टोकन निकाला। रजिस्ट्रेशन संभाल रहे एल्डरमो ने मुझे देखा और हंस पड़े। अरे ये लड़के, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? तुम्हारे मिसलेनियस पैलेस को भी डिसाइपल मिल गया? उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरे हॉल के लोगों की नजर हमारी तरफ मुड़ गई। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मैंने किन फान के कंधे पर हाथ रखा। यही लड़का है, स्वॉर्ड पेवेलियन से ट्रांसफर हुआ है। स्वॉर्ड पेवेलियन से मिसलेनियस पैलेस। सब लोग किन फान को ऐसे देखने लगे जैसे वह पागल हो, लेकिन जब एल्डरमो ने उसका आइडेंटिटी टोकन देखा और नाम पढ़ा, सब कुछ समझ गए। तो यह वह बेकार किन फान है। बेकार डिसाइपल और बेकार पैलेस, सही जोड़ी है। हॉल में हल्की हल्की हंसी और फुसफुसाहट गूंजने लगी। एल्डरमो फॉर्मेलिटीज करने ही वाले थे कि अचानक बाहर से हंगामा सुनाई दिया। त्यांशु एकेडमी की एल्डर हान आ गई हैं। मैं और किन फान दोनों मुड़कर देखने लगे। दरवाजे से एक खूबसूरत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी महिला अंदर आई। उसके साथ एक बेहद सुंदर और अलग ही रूप वाली लड़की थी। जब किन फान ने उस लड़की को देखा, उसका शरीर एकदम से सख्त हो गया। मैं पूछ भी नहीं पाया था कि एल्डर हान की ठंडी नजर सीधा किन फान पर टिक गई। उसने बिना किसी लिहाज के कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ रुकती नहीं। वैसे भी एक बेकार आदमी और मिसलेनियस पैलेस दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। सब लोग तमाशा देखने लगे। किन फान का चेहरा लाल पड़ गया। उसने बेख्तियार उस लड़की की तरफ देखा, उसकी पुरानी मंगेतर सुयाओ। लेकिन सुयाओ ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया, जैसे वो कोई अजनबी हो। किन फान को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। तभी एक आवाज उसके सामने खड़ी हो गई, मजबूत, दृढ़ और भरोसे से भरी। वह मैं था। मैंने किन फान को एक नजर दी, जैसे कह रहा हूँ, मैं हूं ना। फिर मैं मुस्कुराते हुए एल्डर हान की तरफ मुड़ा। एल्डर हान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। एक ऐसा पैलेस मास्टर जिसके पास जरा भी कल्टीवेशन नहीं थी। उसकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ तिरस्कार था। मेरी बात सुनते ही उसका
चेहरा ठंडा हो गया, लेकिन मैं उस जबरदस्त प्रेशर के सामने भी बिल्कुल नहीं डरा। चेहरे पर वही हल्का सा स्माइल था। मैंने धीरे धीरे कहा, कभी किसी गरीब और कमजोर जवान को मत सताओ। आज वह मुश्किल में है, कल वही आसमान छू सकता है। ये शब्द बिजली की तरह पूरे हॉल में गूंज उठे। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। सिर्फ किन फान की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक जाग उठी। उसकी नजर मेरी पीठ पर टिक गई। दिल के अंदर कुछ टूटकर फिर से झुरने लगा। एल्डर हान को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। उसके चेहरे पर तिरस्कार और भी गहरा हो गया। मैं उसकी ठंडी ऑरा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी पहाड़ की तरह शांत खड़ा रहा। इस पल पूरे हॉल ने ठंडी सांस खींच ली। एक पैलेस मास्टर जिसके पास कल्टीवेशन नहीं थी, एक बेकार डिसाइपल, और सामने एकेडमी की नंबर 1 ब्रांच की एल्डर और उनकी जीनियस डिसाइपल। फिर भी मैं उनके सामने खड़ा था। सुप्रीम दांव ऑफ द स्वॉर्ड का सुधार एक निश्चितता है। दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार हो जाओ। कभी किसी युवा को गरीब समझकर उसका अपमान मत करना। जैसे ही ये शब्द तुम्हारे होठों से निकले, पूरा आयोजन स्थल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सब लोग तुम्हें ऐसे देखने लगे जैसे किसी राक्षस को देख रहे हो, सिवाय किन फान के। उसने अत्यधिक झटके के साथ तुम्हारी पीठ को देखा और उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व चमक फूट पड़ी। क्या मजाक है। एल्डर हान ने गौर तिरस्कार से अपना चेहरा मरोड़ते हुए उपहास किया, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। उसका लांतियान फाउंडेशन पूरी तरह से टूट चुका है, यहां तक कि भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। मास्टर, ये अपनी ये बचकानी चालबाजी बंद करो। उनसे निकलती हुई साफ ठंडक को महसूस करते हुए भी तुम एक पहाड़ की तरह स्थिर रहे और बस एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं, ये शुआन, हमेशा अपने शब्दों का पक्का रहा हूं। जब एल्डर हान को विश्वास नहीं है, तो क्यों ना आप और मैं यहीं और इसी वक्त एक 3 साल का अनुबंध 3 ईयर कोवेनेंट तय कर लें। हिस। पूरी भीड़ में एक सामूहिक सांस खींचने की आवाज गूंज उठी। एक बिना कल्टीवेशन वाला मिसलेनियस एकेडमी का मास्टर एक साधारण चेले को लेकर क्यूजेन शुयुआन की नंबर 1 एकेडमी, हेवनली पिवट एकेडमी के एक एल्डर और उनके प्रतिभाशाली चेले को चुनौती देने का साहस कर रहा था। अगर यह मुसीबत को दावत देना नहीं था तो क्या था? तंग आकर एल्डर हान एक गुस्से भरी हंसी में फूट पड़े। ठीक है, क्या शानदार 3 साल का अनुबंध है। मैं इस खेल में साथ हूं। आज से 3 साल बाद हम अपने चेलों को युद्ध मंच मार्शल स्टेज पर टकराने देंगे। अगर किन फान हारा तो तुम मास्टर के पद से इस्तीफा दोगे, मिसलेनियस एकेडमी को भंग करोगे और इस एल्डर के सामने माफी के 3 औपचारिक झुककर प्रणाम करोगे। क्या तुम में इसे स्वीकार करने का साहस है? मैं क्यों नहीं साहस करूंगा। तुमने कंधे उचकाए और अचानक अपने बात करने का लहजा बदल दिया। लेकिन क्या होगा अगर मेरा चेला जीत गया? असंभव, एल्डर हान ने सपाट जवाब दिया। इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं होता। तुम एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराए। बस मान लेते हैं, अगर वह जीत गया तो? अगर वह जीता तो यह एल्डर तुम्हारे अधीन डिस्पोजल होगा। इतना काफी नहीं है। तुमने धीरे से 2 शब्द उगल दिए। तुम्हें और क्या चाहिए? एल्डर हान का ठंडा प्रभामंडल चिलिंग ऑरा पूरी तरह से फटने की कगार पर था। तुमने उनके पीछे खड़ी सुयाओं की तरफ इशारा किया और मुस्कुराए। अपनी अनमोल चेली को भी इसमें शामिल कीजिए। आखिरकार वह भी इस मामले में एक पक्षपाती है। अगर वह हारी तो वह भी मेरे चेले किन फान के अधीन होगी। क्या कहते हो? मंजूर है। एल्डर हान ने बिना किसी दूसरे विचार के सहमति दे दी। उनके लिए इसका दूसरा पहलू एक पूर्ण असंभवता थी। सौदा रहा। सौदा रहा। तुमने किनफान के कंधे को थपथपाया और जाने के लिए मुड़े। चेले, एक बार कागजी कार्रवाई हो जाए तो मिसलेनियस एकेडमी वापस चलते हैं। जी मास्टर, किनफान ने भारी आवाज में जवाब दिया और शुरू से अंत तक उसने सुयाओं पर एक एक भी नजर नहीं डाली। इस समय उसके दिमाग को बस एक ही विचार खाए जा रहा था। 3 साल बाद वह उसे अपने हाथों से हराएगा और अपने मास्टर के लिए और खुद के लिए सब कुछ वापस हासिल रिक्लेम करेगा। उजाड़ मिसलेनियस एकेडमी वापस आकर तुमने किन फान को रहने के लिए जगह ढूंढने को कहा, जबकि तुम अपने आंगन में वापस चले गए। बिस्तर पर लेटकर तुम विचार करने लगे कि वास्तव में उसे कैसे पढ़ाना है। बस किन फान को स्वीकार करने से ही तुम्हें 10 साल का कल्टीवेशन मिल गया था। अगर तुम कुछ और लोगों को भर्ती कर लो तो क्या तुम्हारी तरक्की आसमान नहीं छू लेगी? समस्या यह थी कि भले ही तुम मौखिक बहस वर्बल स्पैरिंग में माहिर थे, लेकिन वास्तविक कल्टीवेशन के मामले में तुम पूरी तरह से नौसिखिए लेमैन थे। रात सन्नाटे में गुजर गई। अगली सुबह जैसे ही तुमने अपना दरवाजा खोला, तुमने देखा कि किन फान पहले से ही आंगन में खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जो इशारा कर रही थीं कि वह वहां लंबे समय से था। मास्टर, किन फान तुम्हें देखते ही तुरंत आगे बढ़ा। नाटक करते हुए तुमने उससे पूछा, तुम कब से इंतजार कर रहे हो? मास्टर को जवाब देते हुए, ज्यादा नहीं, बस लगभग 2 घंटे, किन फान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उसे विश्वास था कि यह पक्का उसके मास्टर की तरफ से एक परीक्षा थी। अंदर ही अंदर तुमने अपनी आंखें मूंद लीं। यह बच्चा बहुत ज्यादा सीधा ऑनेस्ट है। अपना गला साफ करते हुए तुमने पूछा, तुम मेरे पास किस सिलसिले में आए हो? प्लॉप।
किन फान फिर से अपने घुटनों के बल बैठने ही वाला था। चेला मास्टर से भीख मांगता है कि मुझे कल्टीवेशन तकनीक प्रदान इम्पार्ट करें और मेरे कल्टीवेशन के रास्ते का मार्गदर्शन करें। तेज प्रतिक्रिया, क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ तुमने उसे पकड़ा और सहारा दिया। तुम हमेशा क्यों घुटने टेकते रहते हो? मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन का पहले से ही इंतजाम कर दिया है। धन्यवाद मास्टर। किन फान ने उत्साह से तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखें श्रद्धा और उम्मीद से भरी हुई थीं। उसकी साफ, उम्मीद भरी निगाहों से मिलते ही तुम्हारा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इस बच्चे का चीट सिस्टम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या उसे मुझसे, उसके मास्टर से पहले ज्ञान की एक चिंगारी, स्पार्क ऑफ एनलाइटनमेंट चाहिए? पर मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं बस उसे यह नहीं कह सकता कि मैं अनजान, क्लूलेस हूं, नहीं तो मैं भविष्य में बाकी चेलों को कैसे बेवकूफ बनाऊंगा। अचानक तुम्हारे दिमाग में प्रेरणा की एक चिंगारी चमकी। जो भी हो, वह दृढ़ भाग्य वाला नियति का बालक, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है। अगर मैं मौके पर कोई तकनीक बना भी लूं तो वह शायद कुछ न कुछ समझ ही लेगा। हाँ, यही योजना थी। किन फान पर एक सख्त निगाह टिकाते हुए तुमने दो टूक पूछा, किन फान, पहले मुझे बताओ तुम किस तरह के कल्टीवेटर बनना चाहते हो? लड़के की आंखों में निराशा की एक झलक कौंधी, पर वह जल्दी ही एक धधकती हुई जुझारू भावना से बदल गई जब उसने तुम्हारी तरफ दृढ़ता से देखा। मास्टर को जवाब देते हुए, मैं एक नेचुरल स्वॉर्ड बोन के साथ पैदा हुआ था और हमेशा से एक स्वॉर्ड गॉड, तलवार का देवता बनना चाहता था। दुर्भाग्य से, पर अब जब मैं मास्टर से मिल चुका हूं, मैं फिर से तलवार उठाने का विचार कर रहा हूं। कृपया मास्टर, मुझे सुप्रीम स्वॉर्ड आर्ट, सर्वोच्च तलवार कला प्रदान कीजिए। तुम अपनी ही सांस पर लगभग ठिठक गए और आधे मजाकिया अंदाज में पलटकर बोले, एक स्वॉर्ड गॉड? तुम्हारे पास एक नेचुरल स्वॉर्ड बोन है, फिर भी तुम्हारी बस इतनी ही महत्वाकांक्षा है। उसका हैरान चेहरा देखते हुए तुमने अपना गला साफ किया और दांव को बढ़ा दिया। तुम आखिरकार मुझ ये शुआन के चेले हो। क्या तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी ऊंची नहीं हो सकती? कम से कम तुम्हें एक हेवनली वेनरेट बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। एक हेवनली वेनरेट? किन फान पूरी तरह से अवाक रह गया। उसका मुंह एक अंडा समा जाने जितना बड़ा खुल गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक हेवनली वेनरेट क्या दर्शाता है। चांगसुआन क्षेत्र, चंगशुअन रेल्म में एक हेवनली वेनरेट सर्वोच्च सीमा सीलिंग था, एक जीवित किंवदंती। मास्टर, क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? उसकी आवाज कांप उठी। तुमने आगे बढ़कर अटूट विश्वास के साथ उसके कंधे पर मजबूती से थपकी दी। मुझ पर भरोसा करो। जब तक तुम ऐसे प्रशिक्षण लोगे जैसे तुम्हारी जान इस पर निर्भर हो, एक हेवनली वेनरेट तो दूर की बात है, दाओ एंसेस्टर के स्तर तक पहुंचना भी असंभव नहीं है। भव्य भ्रम के चित्र बनाना, ग्रैंड इल्यूजन्स पेंट करना, यह तो तुम्हारा पुराना पेशा था। आखिरकार अंतर बस इतना था कि पिछले जीवन में तुम उन्हें लड़कियों के लिए बनाते थे, इस जीवन में तुम उन्हें अपने चेले के लिए बना रहे थे। यकीन तौर पर किन फान तुम्हारे शब्दों से पूरी तरह चकाचौंध और गहराई से हिल गया। जो निगाह उसने तुम्हें दी वह पूर्ण विस्मय और दीवानगी फेनिकिज्म की बन गई। चेला निश्चित रूप से मास्टर की उम्मीदों को नाकाम नहीं करेगा। ठीक है, तुमने संतोषपूर्वक अपना हाथ हिलाया। पहले वापस जाओ और आराम करो। कल जब सूरज आसमान में ऊंचा हो तब मेरे आंगन में आना और मैं तुम्हें सुप्रीम स्वॉर्ड आर्ट सौंप दूंगा। किन फान को विदा करना खुद के लिए थोड़ा समय खरीदने का एक तरीका भी था। तुमने अपने पिछले जीवन में अनगिनत कल्टीवेशन तकनीकें और ग्रंथ पढ़े थे। तुम्हें इस बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त चुनने की जरूरत थी। रही बात कि सूरज ऊंचा होने पर ही क्यों, खैर, सीधा सा कारण है। अगर यह बहुत जल्दी होता तो तुम जाग नहीं पाते। इस दुनिया में आने, ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद भी तुम रात को देर तक कल्टीवेट करने, फोन स्क्रॉल करने की अपनी बुरी आदत को ठीक नहीं कर पाए थे। मेज पर बैठकर अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाए हुए तुमने पूरी दोपहर विचार किया। यह तब तक नहीं हुआ जब तक सूरज डूबने वाला था कि अचानक एक नाम तुम्हारे दिमाग में गूंजा, मिल गया। वह अद्वितीय दिव्य तकनीक, पियरलेस डिवाइन टेक्निक, व्यावहारिक रूप से इस वर्तमान किन फान के लिए ही बनी है। हालांकि उस चीज की सीमा, थ्रेशहोल्ड, अत्यंत ऊंची थी। तुम पक्के नहीं थे कि बच्चा इसे सहन कर पाएगा या नहीं। जो भी हो, एक मौका देने में क्या जाता है। पहले इसका ट्रेनिंग लोड बढ़ाते हैं। कागज और स्याही निकालकर तुम्हारा ब्रश पन्ने पर चलने लगा। तुमने न केवल याददाश्त से तकनीक लिखी, बल्कि तुमने अनौपचारिक रूप से उसके लिए पूरक प्रशिक्षण शासनों, सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग रेजिमेंट्स का एक सेट भी तैयार कर दिया। जब तक तुमने लिखना समाप्त किया तब तक काफी देर रात हो चुकी थी और तुम्हारा पेट गुड़गुड़ा रहा था। तुम रसोई में दबे पांव गए, कुछ आधी रात के स्नैक्स बनाए और आखिरकार एक मीठी नींद के लिए बिस्तर पर चले गए। अगले दिन दोपहर में उबासी लेते और अंगड़ाई लेते हुए तुमने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि किन फान आंगन में एक लकड़ी के खंभे की तरह अकड़ कर खड़ा था। तुम यहां कब से हो? चेले ने मास्टर को परेशान करने का साहस नहीं किया। मैं तभी आया जब सूरज ऊंचा था, इसलिए मैंने बस थोड़ी देर ही इंतजार किया है। तुमने सिर हिलाया और सीधे मुद्दे पर आए। तुम्हारी बॉडी में अभी कितनी कल्टीवेशन बची है?
मास्टर को जवाब देते हुए 1/3 से भी कम। हालांकि हैरान, किन फान ने ईमानदारी से जवाब दिया, अगर मैं कल्टीवेट नहीं करता तो मेरी कल्टीवेशन 3 महीने के भीतर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और मैं पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति, मंडेन पर्सन में बदल जाऊंगा। 3 महीने? ठीक है, ये काफी लंबा है, तुमने बुदबुदाया, इससे पहले कि तुम अपना पहला आदेश जारी करते। अब से अपनी सारी पिछली कल्टीवेशन तकनीकों को रोक दो। तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अंश भी सक्रिय रूप से बहाल करने की अनुमति नहीं है। हैं? किन फान स्तब्ध रह गया, अचानक बोल पड़ा। क्यों? बकवास। तुम्हें दिव्य तकनीक सौंपने के लिए। और किस लिए? तुमने उसे एक नजर देखा और जारी रखा। लेकिन दिव्य तकनीक सीखने से पहले तुम्हें सबसे पहले स्वॉर्ड हार्ट तलवार के दिल पर महारत हासिल करनी होगी। तुम एक बार स्वॉर्ड पवेलियन के चीफ डिसिपल, मुख्य चेले थे, तो तुम्हें स्वॉर्ड हार्ट से अपरिचित नहीं होना चाहिए। उसने सिर हिलाया। मैंने इसकी सीमा को छुआ है, पर मैं बस वह आखिरी कदम उठाता हुआ प्रतीत नहीं होता। यह बेहद मुश्किल है। तुमने आत्मविश्वास से भरे हुए एक हल्की सी हंसी बिखेरी। यह दूसरों के लिए कठिन हो सकता है, पर मेरे लिए स्वॉर्ड हार्ट को समझना एक हाथ उठाने जितना आसान है। सच में? किनफान की आंखें बिल्कुल गोल होकर बड़ी हो गईं। क्या झूठ बोलने से मुझे कोई टॉफी मिलेगी? शब्दों को बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी होते हुए तुमने अपना हाथ हिलाया। मेरे पीछे आओ। लगभग 1 घंटे बाद तुम दोनों पीछे के पहाड़ में एक विशाल झरने के नीचे पहुंचे, जहां पानी की गूंज बहरा कर देने वाली थी। पानी के उस गिरते हुए ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए तुमने उससे कहा, अब से यह तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। क्या तुम्हें बुनियादी तलवारबाजी पता है? मुझे पता है। वह चलेगा। आज से तुम बुनियादी तलवार तकनीकों में से सबसे सरल चाल, द स्लैश काटना, का उपयोग करोगे और इस झरने के बिल्कुल नीचे अपनी तलवार चलाओगे। तुमने विराम लिया, अपने लहजे में वजन बढ़ाते हुए। जब भी तुम इस झरने को एक ही वार से अलग काट सकोगे, तुम्हारी स्वॉर्ड हार्ट बन जाएगी। याद रखो, तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश भी उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अगर तुमने इसका उपयोग किया तो प्रभाव समाप्त हो जाएगा। किन फान का चेहरा बड़े बड़े प्रश्न चिन्हों का एक कैनवास था। उसकी साफ लेकिन मूर्खतापूर्ण निगाहों को देखते हुए तुम मुस्कुराए। क्या तुमने कभी यह कहावत नहीं सुनी, तलवार को 100 मिलियन बार चलाओ और स्वॉर्ड हार्ट स्वाभाविक रूप से बन जाएगी? ये तुम्हें आंख बंद करके तलवार चलाने के लिए नहीं कह रहा है। ये तुम्हें इस सबसे सरल वार को इसकी पूर्ण सीमा तक पैना करने के लिए कह रहा है। महान दांव सरल है, क्या तुम समझते हो? महान दांव सरल है। पहले तो किनफान पूरी तरह से रहस्यमयी उलझन में था, पर उन अंतिम 4 शब्दों को सुनते ही उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह समझ गया। उसने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। पहले यह ठीक इसी कारण से था, क्योंकि उसकी तलवार तकनीकें पूर्णता तक नहीं पहुंची थीं, जिस वजह से उसने स्वॉर्ड हार्ट को समझने में देरी की थी। अब जब उसका डेंटियन क्षतिग्रस्त था, उसके मास्टर का तरीका एक बंद रास्ते के भीतर जीवन खोजने का एक शानदार तरीका था। आपकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद मास्टर, मैं समझ गया। वह उत्साह से लाल हो गया। वाकयानी एक सिखाने योग्य बच्चा है। तुमने अनुमति देते हुए सिर हिलाया, हालांकि अंदर ही अंदर हंस रहे थे। इस बच्चे को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, जैसा कि नियति के बालक से उम्मीद की जाती है। मैं बस एक रैंडम थ्योरी फेंकता हूं और वह खुद से ही एक पूरा तार्किक सिस्टम सोचने में कामयाब हो जाता है। तुमने उसके कंधे को थपथपाया। ठीक है, अच्छे से ट्रेनिंग करो। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आकर पूछना। जी। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकला, किन फान ने अपनी तलवार खींची और बिना किसी झिझक के संकेत के झरने के नीचे कूद गया। क्लैंग। झरने के भारी प्रभाव के नीचे किन फान की आकृति खतरनाक रूप से डगमगाई। फिर भी उसने हमेशा सबसे बुनियादी स्लैश को बार बार करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। घंटों बाद वह थकावट से गिर गया, धारा से बहकर किनारे पर आ गया, हवा के लिए भारी सांसें ले रहा था। थोड़ी ताकत वापस पाने के बाद वह सीधे वापस अंदर कूद गया। दिन के बाद दिन गुजरते गए। इस बीच वापस मिसलेनियस एकेडमी में तुम अपने सिस्टम के साथ संवाद करने की कोशिश में अपने दिमाग से ऊब रहे थे, पर चेले को भर्ती करने पर एक आवाज करने के अलावा सिस्टम तब से पूरी तरह से सुप्त डोरमेंट रहा था। हे, क्या नखरेबाज सुडेरे सिस्टम है। तुमने हार मान ली, एक रैंडम किताब उठाई और पढ़ने के लिए लेट गए। पलक झपकते ही 7 दिन गुजर गए। इतने सारे आलस्य से अपनी हड्डियों को गूदे में बदलते हुए महसूस करते हुए तुमने यह जांचने का फैसला किया कि बच्चा कैसा कर रहा है। झरने के पास पहुंचकर तुमने देखा कि किनफान पूरी तरह से भीगा हुआ यंत्रवत रूप से धार के नीचे अपनी तलवार चला रहा था। फिर भी हर एक वार अभी भी भारी और शक्तिशाली था। तुमने संतुष्टि में सिर हिलाया। लगता था उसने वास्तव में तुम्हारे शब्दों को दिल पर ले लिया था। चूंकि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, तुमने बस पास में ही मछली पकड़ना शुरू कर दिया। मैंने तलवार का हृदय, स्वॉर्ड हार्ट, समझ लिया है। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही झरना फिर से जोर से बंद हुआ और छिन पान को दोबारा तालाब में पटक दिया।
वह बुरी तरह भीग गया था, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। सिर से पानी झाड़ते हुए वह हवा की तरह तुम्हारे पहाड़ी आंगन की ओर दौड़ा, क्योंकि वह तुरंत तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना चाहता था। उसी समय तुम अपने शयनकक्ष में एक नरम सोफे पर आराम से लेटे हुए स्प्रिंग एंड ऑटम नामक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी अचानक तुम्हारे मन में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिंग! तुम्हारे सबसे बड़े शिष्य ने स्वॉर्ड हार्ट को समझ लिया है और प्रारंभिक स्तर में प्रवेश कर लिया है। तुम्हें 10 गुना प्रतिफल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पूर्णता प्राप्त स्वॉर्ड हार्ट। विशाल मात्रा में जानकारी तुम्हारे मस्तिष्क में उमड़ पड़ी और तुम्हारी चेतना के भीतर एक धुंधली आकृति आकाश की ओर सहजता से तलवार चलाती दिखाई दी। अगले ही क्षण आकाश और धरती का रंग बदल गया। तुम उत्साह में सोफे से उछल पड़े। सफल हो गया, और इतनी जल्दी? क्या यही भाग्यपुत्र की शक्ति है? अद्भुत! यदि मुझे ऐसे कुछ और शिष्य मिल जाएं, तो मैं बिना कुछ किए ही संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। उत्साहित होकर तुमने निश्चय किया कि अब छिन फान को 1000 ब्लेड्स बिकम वन तकनीक सिखाने का समय आ गया है। अगली सुबह तुम असामान्य रूप से जल्दी उठे और आंगन में ध्यान लगाने का दिखावा करने लगे। जब सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका था, तब छिन फान समय पर वहां पहुंचा। शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। तुमने धीरे से आंखें खोली और ऐसा भाव बनाया मानो सब कुछ पहले से ही तुम्हारे नियंत्रण में हो। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर लगता है कि तुम स्वॉर्ड हार्ट के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच गए हो। छिन फान उत्साहित होकर बोला, गुरुदेव की दृष्टि सचमुच अद्भुत है। इस शिष्य को कल रात सौभाग्य से इसका बोध हुआ। तुमने शांत स्वर में कहा, बुरा नहीं, तुम मेरी अपेक्षा से कुछ दिन पहले सफल हो गए। लेकिन स्वॉर्ड हार्ट तलवार मार्ग की केवल शुरुआत है। घमंडी मत बनना। यदि यही बात कोई और कहता, तो छिन पान शायद तुरंत उसे तलवार से चुनौती दे देता। पूरे बाहरी संप्रदाय में एक भी व्यक्ति स्वॉर्ड हार्ट को नहीं समझ पाया था, लेकिन जब यह बात तुम्हारे मुख से निकली, तो उसे लगा कि गुरु केवल उसे और परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह शिष्य गुरु की शिक्षा सदैव याद रखेगा। संतुष्ट होकर तुमने एक पुरानी पुस्तक निकाली और मेज पर फेंक दी। अब तुम उस तलवार कला को सीखने योग्य हो, जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है। 1000 ब्लेड्स बिकम वन। इसे सीख लो, फिर सुयाओ को हराना कठिन नहीं होगा। छिन फान के हाथ कांप उठे। धन्यवाद गुरुदेव। क्या इस तकनीक के कोई विशेष साधना रहस्य हैं? तुमने रहस्यमय ढंग से हाथ हिलाया। सब कुछ पुस्तक में लिखा है, जाकर स्वयं समझो। वास्तव में तुमने स्वयं कभी इस तकनीक का अभ्यास नहीं किया था और तुम्हें कोई रहस्य पता भी नहीं था। यह शिष्य आपकी अपेक्षाओं को कभी निराश नहीं करेगा। छिन फान उत्साह से भरकर वहां से चला गया और तुम आराम से कुर्सी पर लेटकर उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए मुस्कुरा दिए। मेरे अच्छे शिष्य, इस बार तुम मेरे लिए कौन सा आश्चर्य लेकर आओगे? अपने आंगन में लौटकर छिन फान ने उत्सुकता से पुस्तक खोली। पहले पृष्ठ पर कुछ गहन साधना सूत्र लिखे थे। उन्हें पढ़ते ही उसने ठंडी सांस भरी। यह तो बिल्कुल मेरे जैसे क्षतिग्रस्त दंतियन वाले व्यक्ति के लिए बनाई गई तकनीक है। इतनी महान ट्रुथ सीकिंग अकादमी भी ऐसी तकनीक नहीं ढूंढ पाई थी जो एक अपंग साधक को फिर से शुरुआत करने का अवसर दे सके, लेकिन उसके गुरु ने सहजता से तलवार साधकों के लिए विशेष तकनीक निकाल दी थी। उत्साहित होकर उसने आगे पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ बुनियादी तलवार चित्रों के बाद सारे पृष्ठ खाली निकले। क्या यह कुछ ज्यादा ही लापरवाही नहीं है? उसने धीरे से कहा, फिर तुरंत स्वयं को जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं गुरु पर संदेह कैसे कर सकता हूं? महान मार्ग सदैव सरल होता है। गुरु की तकनीक गलत हो ही नहीं सकती। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन सूत्रों के अनुसार साधना शुरू कर दी। इसी दौरान विविध अध्ययन भवन में एक अप्रत्याशित अतिथि आया। एल्डर जेंग, आप यहां कैसे? तुमने मुस्कुराते हुए पूछा। अकादमी के कार्यकारी वरिष्ठ और मुख्य प्रशासक एल्डर जेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। श्याओ शुआन, मैं 3 महीने बाद होने वाली बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के विषय में बात करने आया हूं। तुम चकित हो गए। क्या हमारा विविध अध्ययन भवन कभी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता था? एल्डर जेंग ने फिर आह भरी। पहले नहीं लेता था, लेकिन अब कई अकादमियों के प्रमुखों ने मिलकर निर्णय लिया है कि यदि तुम्हारा भवन संसाधन चाहता है, तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और प्रदर्शन के आधार पर संसाधन मिलेंगे। यदि तुम्हारा शिष्य पहले दौर तक भी पार नहीं कर पाया, तो तुम्हारे भवन के सभी संसाधन, यहां तक कि सफाई करने वाले सेवक भी छीन लिए जाएंगे। तुमने मन ही मन गाली दी। यह स्पष्ट था कि कोई तुम्हें निशाना बना रहा था। अच्छा हुआ कि तुम पहले ही छिन फान जैसे खजाने को खोद चुके थे, अन्यथा भवन सचमुच बर्बाद हो जाता। तुम्हारी शांति देखकर एल्डर जेंग ने सहानुभूति से कहा, यह निर्णय अकादमी प्रमुखों ने मिलकर लिया है। डीन भी इसे नहीं रोक सकते। तुम्हारे लिए कठिन समय है बच्चे। लेकिन चिंता करने के बजाय तुम मुस्कुरा दिए। जानकारी देने के लिए धन्यवाद एल्डर। समय आने पर श्याओ फान प्रतियोगिता में भाग लेगा। एल्डर जेंग ने अविश्वास से तुम्हारी ओर देखा। तुम अभी भी हंस सकते हो? कोई स्पष्ट रूप से तुम्हारे लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है। तुमने कंधे उचकाए। रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जो होगा देखा जाएगा। एल्डर जेंग ने बेबसी से सिर हिलाया। तुम शरारती लड़के,
यदि कभी परिस्थितियां बहुत खराब हो जाईं, तो कार्य विभाग में मेरे पास आ जाना। तुम्हारे हृदय में गर्माहट सी भर गई। ये कनिष्ठ आपकी कृपा के लिए आभारी है। एल्डर जेंग ने हाथ हिलाया और मुड़कर चले गए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के बारे में सोचते हुए तुमने मन ही मन सोचा कि यह छिन फान के लिए नाम कमाने का बिल्कुल सही मौका है। कुछ बड़बड़ाते हुए तुमने अपना मछली पकड़ने का सामान उठाया और जश्न मनाने के लिए एक और मछली पकड़ने का फैसला किया। 10 दिन बाद झरने के नीचे साधना करते समय छिन पान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी 2 उंगलियों को तलवार की तरह जोड़कर जोर से आगे की ओर वार किया। एक भयंकर धमाका हुआ और उसके शरीर से अनगिनत अदृश्य तलवार ऊर्जाएं फूट पड़ीं। आसपास का पानी आसमान तक उछल गया और यहां तक कि झरना भी उल्टी दिशा में बहने लगा। तो ये है 1000 ब्लेड्स बिकम 1। ये मेरी पुरानी तलवार तकनीकों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। मुझे तुरंत गुरुजी को बताना होगा। अगले ही पल वह एक धुंधली परछाई बनकर तुम्हारे आंगन की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय तुम बेंत की कुर्सी पर आराम से धूप सेंक रहे थे कि तभी तुम्हारे मन में वह परिचित यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिंग! तुम्हारे शिष्य ने 1000 ब्लेड्स बिकम 1 में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है। तुम्हें 10 गुना पुरस्कार मिला है। ग्रेट परफेक्शन 1000 ब्लेड्स बिकम 1। एक और विशाल ज्ञान धारा तुम्हारे मस्तिष्क में समा गई और इस तकनीक के सभी रहस्य, परिवर्तन और सार तुम्हें तुरंत समझ में आ गए। तुमने मन ही मन पूछा, सिस्टम, क्या मैं इस तकनीक का उपयोग बिना किसी दुष्प्रभाव के कर सकता हूं? सिस्टम ने उत्तर दिया, सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार सभी दुष्प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। तुम मुस्कुरा दिए। शाबाश लड़के। ये सुनते ही सिस्टम फिर से शांत हो गया। अब तुम्हें इसकी आदत हो चुकी थी, इसलिए तुम और आराम से कुर्सी पर लेट गए। थोड़ी देर बाद छिन फान उत्साह से भरा हुआ आंगन में दौड़ता हुआ आया। गुरुदेव, इस शिष्य ने 1000 ब्लेड्स बिकम 1 में सफलता प्राप्त कर ली है। तुमने आंखें तक न खोलते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, बस इतनी सी बात। छिन फान ने झिझकते हुए सिर खुजलाया। साधना के दौरान मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा। जब भी मैं स्वॉर्ड पियर्सिंग द लंग अक्यू पॉइंट का प्रयोग करता हूं, मेरे शरीर में एक भयंकर आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो मुझे दूसरों की आध्यात्मिक ऊर्जा खींचने के लिए मजबूर करती है। तुम आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोले, यह बिल्कुल सामान्य है। 1000 ब्लेड्स बिकम 1 के 2 भाग हैं। मायरियड वेपन्स सेल्फ जनरेट ने तुम्हारी तलवार ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया है ना? और स्वॉर्ड पियर्सिंग द लंग अक्यू पॉइंट दूसरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके तुम्हारी क्षतिग्रस्त मेरिडियंस को पुनः जोड़ने के लिए है। यह संकट की घड़ी में जीवन बचाने वाली तकनीक है। लेकिन याद रखना, अवशोषित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होते ही उसे तुरंत बाहर निकाल देना, अन्यथा वह तुम्हारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगी। छिन फान को तुरंत सब समझ में आ गया। अब वह तुम्हें केवल सम्मान से नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा और प्रशंसा के साथ देख रहा था। इस शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया। तुमने पूछा, अच्छा अब आगे क्या करने का विचार है? छिन फान बोला, यह शिष्य बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करना चाहता है और अवसरों की खोज करना चाहता है। तुमने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन 2 महीने के भीतर वापस आ जाना। हमारा विविध अध्ययन भवन बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेगा। प्रतियोगिता का नाम सुनते ही छिन फान की आंखों में प्रबल युद्ध भावना चमक उठी। यह शिष्य समझ गया, मैं कभी गुरुदेव को शर्मिंदा नहीं करूंगा। तुमने जम्हाई लेते हुए सहजता से कहा, तो फिर जाओ और मजे मजे में बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ले आओ। छिन फान एक बार फिर स्तब्ध रह गया। तुमने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है या मुझ पर? नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। मैं बस अभी तक अपने अतीत की छाया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया हूं। तुम सीधे बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, तो यह प्रतियोगिता तुम्हारे नाम को पुनः स्थापित करने की लड़ाई होगी और हमारे विविध अध्ययन भवन की प्रतिष्ठा बचाने की भी। जाकर सबको बता दो कि छिन फान किसी से कम नहीं है। तुम्हारे शब्दों ने छिन फान के भीतर आग जला दी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह भारी आवाज में गरजा, यह शिष्य अपने मिशन में कभी असफल नहीं होगा। तुमने हाथ हिलाया। जाओ। फिर दोबारा लेट गए। छिन फान मुड़कर चला गया और उसकी पीठ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसी रात उसने काले वस्त्र पहने और चुपचाप ट्रुथ सीकिंग अकादमी छोड़ दी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि सभी लोग अब भी उसे एक निकम्मा व्यक्ति समझते हैं। सुबह होने पर पहाड़ के नीचे स्थित ट्रुथ सीकिंग सिटी में छिन फान ने अपना चेहरा एक लबादे से ढककर मायरियड फिनोमेना टॉवर में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसने साधकों को प्रतियोगिता के बारे में उत्साहपूर्वक चर्चा करते सुना। बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम्हारे अनुसार इस वर्ष पहला स्थान कौन प्राप्त करेगा? दूसरा बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? निश्चित रूप से स्वॉर्ड पवेलियन का गु चांगफेंग। पहले वह और छिन फान जुड़वाओं प्रतिभाओं के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन अब छिन फान समाप्त हो चुका है। गु चांगफेंग का मुकाबला कौन करेगा? तीसरा बोला, बिल्कुल, मैंने सुना है कि गु चांगफेंग स्वॉर्ड हार्ट को समझने के बेहद करीब पहुंच चुका है।
छिन फान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह सीधे मिशन काउंटर पर गया और एक उच्च इनाम वाला कार्य स्वीकार कर लिया। झूठी पहचान से पंजीकरण कराने के बाद वह भीड़ में गायब हो गया। एक सच्चा शिकारी हमेशा शिकार का रूप धारण करके ही सामने आता है। छिन फान की अपमान मिटाने और अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने की यात्रा यहीं से शुरू होने वाली थी। इसी दौरान तुम अब भी आराम से सो रहे थे कि वहीं परेशान करने वाली यांत्रिक आवाज फिर तुम्हारे मन में गूंज उठी। डिंग! तुम्हारे बड़े शिष्य छिनफान ने सफलता प्राप्त कर ली है। मेजबान को 10 गुना पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1 वर्ष की साधना। तुमने करवट बदली, कुछ बड़बड़ाए और फिर से सो गए। जब बाद में जागकर अंगड़ाई ली तो तुम्हें कुछ अलग महसूस हुआ। तुम्हारी साधना पहले की तुलना में थोड़ी अधिक सुदृढ़ लग रही थी। वाह! क्या केवल सोने से भी साधना बढ़ सकती है? तुमने आश्चर्य से कहा, लेकिन इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। आखिर तुम्हारा आलसी जीवन पहले से ही काफी विचित्र था। जम्हाई लेते हुए तुम सोचने लगे कि छिनफान कब वापस आएगा। उसी समय तुम्हारा प्रिय शिष्य हजारों मील दूर मिस्टी स्वैम्प में था। छिनफान ने अभी अभी छींक मारी थी और अपनी नाक रगड़ते हुए सोच रहा था कि आखिर कौन उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द वापस लौटना था। कुछ दिनों बाद ट्रुथ सीकिंग सिटी में छिनफान काले वस्त्रों में दिखाई दिया। जैसे ही किनफैन शहर के द्वार से भीतर प्रवेश किया, दर्जनों निगाहें सर्च लाइट की तरह उस पर टिक गईं। देखो, ब्लैक रोब्ड असुरा आ गया। हे भगवान, सचमुच वही है। वह ट्रुथ सीकिंग सिटी में क्या कर रहा है? क्या वह हमारी अकादमी का छात्र है? किनफैन ने भौहें सिकोड़ लीं। ब्लैक रोब्ड असुरा? यह कैसा अजीब उपनाम था। मैं हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज का मुख्य शिष्य हूं और तुम लोगों ने मेरे लिए यही नाम चुना है। उसने केवल भीड़ पर एक ठंडी नजर डाली और पूरा क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। आखिरकार इस शक्तिशाली योद्धा की ख्याति मिस्टी स्वैम्प में अनगिनत खूनी लड़ाइयों से बनी थी। किनफैन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मायरियड फिनोमेना टावर में जाकर एक कपड़े की बोरी मिशन काउंटर पर फेंक दी। जेड फेस्ड जेंटलमैन। काउंटर पर बैठी युवती का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आपके पास उसकी पहचान का कोई प्रमाण है? किनफैन ने शांत भाव से एक और स्टोरेज पाउच काउंटर पर रख दिया। युवती ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसे जांचा और भीतर रखी रंग बिरंगी निजी वस्तुओं का संग्रह देखते ही उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। पुष्टि हो गई। सब कुछ सत्यापित है। आदरणीय अतिथि, यह आपका पुरस्कार है। पूरे हॉल में आश्चर्य भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। जेड फेस्ड जेंटलमैन, एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिसने हेवन ओरिजिन रियल्म के विशेषज्ञों तक को परेशान कर रखा था, उसे भी किनफैन ने समाप्त कर दिया था। यह ब्लैक रोब्ड असुरा आखिर किस प्रकार का राक्षस था? किनफैन ने पुरस्कार लिया और सम्मान तथा भय से भरी अनगिनत निगाहों के बीच वहां से चला गया। वह इस रूप में अकादमी लौटना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होता। इसलिए उसने एक साधारण सराय में रात होने तक प्रतीक्षा की, कपड़े बदले और चुपचाप हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज लौट आया। गुरुदेव, आपका यह शिष्य लौट आया है। आंगन में खड़े होकर किनफैन ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। आप भीतर ध्यानमग्न दिखाई दे रहे थे, जबकि वास्तव में केवल दिवा स्वप्न देख रहे थे। इस यात्रा ने किनफैन को स्वयं के बारे में और अपने रहस्यमय गुरु के बारे में एक नई समझ दी थी। आपने आंखें खोली और मुस्कुराए। बुरा नहीं, केवल 1 महीने में सफलता प्राप्त कर ली। क्या कोई बड़ा अवसर मिला था? किनफैन ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, कोई विशेष अवसर नहीं मिला। रास्ते में कुछ ट्रू फेट रियल्म के दैत्य पशुओं का शिकार किया और कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त हुईं। आपकी आंखें चमक उठीं, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल दूसरी दिशा में चला गया। दैत्य पशुओं का मांस लाए हो? किनफैन स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि बात यहां तक कैसे पहुंच गई। फिर भी उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, जी गुरुदेव, लाया हूं। उत्तम! आपने उत्साह से अपनी जांघ पर हाथ मारा और खड़े हो गए। यही तो तुम्हारे गुरु को पसंद है। जल्दी निकालो, आज तुम्हें कुछ विशेष दिखाता हूं। गुरुदेव, क्या आप भोजन भी बनाना जानते हैं? किनफैन के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। निश्चित रूप से। क्या तुम्हें लगता है कि हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज की पुस्तकें मैंने व्यर्थ पढ़ी हैं? भोजन बनाना भी साधना का ही एक रूप है। आपने पूरी गंभीरता के साथ मनगढ़ंत बातें शुरू कर दी। लगातार साधना करने से हृदय दानव उत्पन्न हो सकते हैं। परिश्रम और विश्राम का संतुलन ही सच्चा मार्ग है। किनफैन ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसे कुछ अजीब अवश्य लगा, लेकिन गुरु की हर बात में कोई गहरा अर्थ अवश्य होता था। उसने तुरंत अपना स्टोरेज पाउच खोला और एक विशाल ढेर दैत्य पशुओं के मांस का आंगन में गिर पड़ा। आपकी आंखें चमक उठीं और आप उस ढेर में से सर्वोत्तम टुकड़े चुनने लगे। रसोई में चलो। कुछ समय बाद रसोई के भीतर किनफैन पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी दृष्टि में आपके हाथ का रसोई चाकू किसी दिव्य अस्त्र से कम नहीं था। हर कट सटीक था, हर गति पूर्ण थी और प्रत्येक वार में हल्की सी ब्लेड इंटेंट की झलक थी। आप सामग्री तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि एक कलाकृति का निर्माण कर रहे थे। जब आपने काम समाप्त कर सिर उठाया तो देखा कि किनफैन आपको ऐसी श्रद्धा से देख रहा है मानो अभी घुटनों पर बैठ जाए।
क्या हुआ? आपने मासूमियत से पूछा। मैं तो केवल भोजन की तैयारी कर रहा हूं, क्या यह इतना प्रभावशाली है? किन फैन उत्साहित होकर बोला। गुरुदेव, आपकी चाकू कला में ब्लेड हार्ट समाहित है। आपने सहजता से उत्तर दिया। ये ब्लेड हार्ट नहीं है। मेरा स्वॉर्ड हार्ट तो पहले ही ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच चुका है। ये तो केवल उसका एक छोटा सा उपयोग है। ग्रेट परफेक्शन स्वॉर्ड हार्ट? किन फैन की आवाज कांप उठी। गुरुदेव, आपने इसे कैसे प्राप्त किया? ये प्रश्न सीधे मूल मुद्दे पर आ पहुंचा। आप ये तो नहीं कह सकते थे कि यह प्रणाली ने मुफ्त में दिया था, इसलिए आपने हाथ पीछे बांधे और गंभीर भाव बनाकर कहा। बहुत सरल। 8 शब्द। जीवन के अनगिनत स्वादों का अनुभव करो और प्रकृति के दांवों को समझो। किन फैन पूरी तरह उलझ गया। यह शिष्य मूर्ख है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। आपने मन ही मन सोचा, अब थोड़ा और मनगढ़ंत ज्ञान गढ़ना पड़ेगा। फिर बोले, जीवन के स्वादों का अनुभव करने का अर्थ है साधारण कार्यों से आरंभ करना, जैसे लकड़ी काटना और सब्जियां काटना। हर बार तलवार चलाते समय स्वॉर्ड हार्ट का उपयोग करो, लेकिन इतना नियंत्रण रखो कि लकड़ी राख न बन जाए। जब तुम यह कर सकोगे, तुम्हारा स्वॉर्ड हार्ट अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। और प्रकृति को समझने का अर्थ है आकाश को देखना, धरती को देखना। इस संसार में हर वस्तु तलवार बन सकती है। जब तुम यह समझ जाओगे, तब स्वॉर्ड दांव तुमसे दूर नहीं रहेगा। किन फैन ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि प्रत्येक शब्द में सर्वोच्च सत्य छिपा हुआ है। यह शिष्य समझ गया। धन्यवाद गुरुदेव। आपने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा है, मुझे तुम पर विश्वास है। जबकि अब सोचना बंद करो। प्रथम स्थान प्राप्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जी गुरुदेव, आपका यह शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। कुछ समय बाद दोनों प्रतियोगिता मैदान पहुंच गए, जहां पहले से ही भारी भीड़ एकत्र थी। तभी एक ऊंची आवाज का गूंजी। शर्त लगाओ, शर्त लगाओ। स्वॉर्ड पैविलियन के कुछ चांगफिंग पर 1 के बदले 1.1। मार्शल दांव अकादमी के 10 टायरेंट्स पर 1 के बदले 1.5। तभी किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, अरे देखो, किन फैन के लिए भी ऑन्ट्स रखे गए हैं, 1 के बदले 1000। पूरा जनसमूह ठहाकों से गूंज उठा। किन फैन की मुट्ठियां कस गईं और उसका चेहरा कठोर हो गया, लेकिन आपने उसे रोक लिया। फिर आप मुस्कुरा दिए। किन फैन ने गुस्से में कहा, गुरुदेव, महाप्रतियोगिता के बाद मैं उन सबको पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुमने सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ उनकी बेइज्जती कर देना काफी नहीं है। जब किन फैन ने पूछा कि फिर उसे क्या करना चाहिए, तो तुमने सट्टा चलाने वाले मोटे आदमी जिन बुहुआन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो इंसान धन का इतना लालची हो, उसे सबसे अधिक पीड़ा उसकी आत्मा पत्थरों, एस्पिरिट स्टोन्स से ही होगी। तुम्हारे चेहरे पर एक चालाक और खतरनाक मुस्कान उभरी और तुमने कहा कि उसे इतना हराओ कि वह पूरी तरह कंगाल हो जाए। किन फैन तुम्हारी निर्दयता देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी अपने हमेशा आलसी और बेपरवाह दिखने वाले गुरु का यह रूप नहीं देखा था। लेकिन उसे यह अंदाज पसंद भी आया। इसके बाद वह भीड़ को चीरता हुआ सीधे सट्टे की मेज तक पहुंचा और वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। जब जिन बुहुआन ने हंसते हुए पूछा कि वह कितना दांव लगाने वाला है, तो किन फैन ने शांत स्वर में कहा कि वह खुद पर दांव लगा रहा है, बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता जीतने के लिए। एक पल के लिए पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। फिर अगले ही क्षण चारों ओर ठहाकों की गूंज फैल गई। किन फैन ने अपना भंडारण थैला खोला और लगभग 10,000 स्पिरिट स्टोन्स तथा कई शक्तिशाली दानव कोर मेज पर उड़ेल दिए। उसने कहा, सब कुछ दांव पर। जिन बुहुआन की हंसी तुरंत गायब हो गई। उसके आदमी ने गिनती करके पुष्टि की कि वह सचमुच 10,000 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर संपत्ति थी। लालच से भरे जिन बुहुआन ने तुरंत दांव स्वीकार कर लिया और उसे एक जेड पर्ची थमा दी। पर्ची लेते हुए किन फैन ने कहा, मैं किन फैन अपनी जिंदगी में कभी किसी बात पर पछताया नहीं हूं। यह खबर पूरे सत्य अन्वेषण अकादमी में आग की तरह फैल गई और हर तरफ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि एक नौकर प्रतियोगिता जीतने का सपना देख रहा है। शिया यूबिंग भी यह सब सुन रही थी। इस बार वह किसी से बहस नहीं कर रही थी, बल्कि चुपचाप सोच रही थी कि किन फैन ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी ओर झाओ हाओ उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मन ही मन योजना बना रहा था कि पहले ही दौर में किन फैन से मुकाबला कैसे हो जाए ताकि वह सबके सामने उसे बुरी तरह हरा सके और शिया यूबिंग की नजरों में उसकी जगह बना सके। जब शिया यूबिंग किन फैन को ढूंढने चली गई, तो झाओ हाओ के दिल में ईर्ष्या और क्रोध की आग भड़क उठी। तभी आकाश में कई प्रकाश रेखाएं दिखाई दीं और शोर मचाते हुए शिष्य अचानक शांत हो गए। सबने ऊपर देखा और पाया कि अकादमी के प्रधान आ रहे हैं। 8 महान प्रधान गरिमा के साथ मंच पर उतरे, जबकि तुम, ये शुआन, बिना किसी दिखावे के नीचे से हल्की सी छलांग लगाकर चुपचाप मंच पर पहुंच गए। किसी ने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबकी नजरें उन महान विशेषज्ञों पर टिकी हुई थीं। तुम सबसे अलग एक कोने में खड़े हो गए। उनकी प्रचंड आभा के सामने तुम ऐसे लग रहे थे मानो भेड़िया। गु चांगफेंग की बात ने तुरंत माहौल गर्मा दिया। कई अकादमी प्रमुख भड़क उठे और बोले, क्या हमारी अकादमी में कोई प्रतिभाशाली शिष्य नहीं है?
और गु चांगफेंग शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वही सबसे शक्तिशाली है। तुम उन सबको अपने अपने शिष्यों की तारीफ करते और बहस करते देखकर ऊब गए, इसलिए आराम से कुर्सी पर लेटकर आंखें बंद कर धूप सेंकने लगे। तुम्हारा यह बेफिक्र अंदाजन सभी बड़े विशेषज्ञों की नजरों से बच नहीं सका। वैसे भी वे लोग तुमसे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार तुम विविध अध्ययन अकादमी के प्रमुख केवल किस्मत के सहारे बने थे। अब तुम्हारा यह लापरवाह व्यवहार देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। अगर नीचे इतने शिष्य मौजूद न होते तो शायद वे तुम्हें सबक सिखाने के लिए हाथ भी उठा देते। तभी रसायन मंडप के प्रमुख युआनयांग दान संत मुस्कुराते हुए बोले, ये शुआन, लगता है तुम्हें प्रतियोगिता में कोई रुचि नहीं है। सबकी नजरें तुरंत तुम्हारी ओर मुड़ गईं। तुमने आंखें खोलकर उस बूढ़े को देखा, जो बाहर से तो बुद्ध जैसा शांत और मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था, लेकिन तुम जानते थे कि उसकी मुस्कान के पीछे छिपी हुई तलवार है। तुम मुस्कुराकर बोले, रुचि तो है, बस अभी प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई है और यह वरिष्ठों की बातचीत है, मेरी बीच में बोलने की क्या हैसियत। लेकिन युआनयांग तुम्हें जाल में फंसाने के लिए बोले, तो बताओ, तुम्हारे अनुसार विजेता कौन होगा। तुम समझ गए कि वह बाकी सभी लोगों का गुस्सा तुम्हारी ओर मोड़ना चाहता है, क्योंकि तुम चाहे किसी का भी नाम लो, बाकी अकादमी प्रमुख नाराज हो जाते। लेकिन तुम ये शुआन थे, मुसीबत से कब डरते थे। तुमने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा शिष्य किन फैन, वह पहले तलवार मंडप का प्रतिभाशाली शिष्य था, और अब मेरी व्यक्तिगत शिक्षा के बाद यदि वह प्रथम स्थान नहीं लाता तो मेरी प्रतिष्ठा कहां जाएगी। ये सुनते ही पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी अकादमी प्रमुख तुम्हें ऐसे देखने लगे जैसे तुम पागल हो गए हो। सबसे पहले युआनयांग हंसे और बोले, लड़के, हिम्मत तो बहुत है तुम में। किन फैन की चोट को मैं तक ठीक नहीं कर पाया। उसके पास अब शायद रत्ती भर भी साधना शक्ति नहीं बची है। पहला दौर पार करना भी मुश्किल है और तुम उसे विजेता बता रहे हो। बाकी प्रमुख तो तुमसे बात करना भी समय की बर्बादी समझ रहे थे। तुमने उन्हें पूरी तरह अनदेखा किया और युआनयांग से कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम एक शर्त लगा लेते हैं। युआनयांग को मजा आने लगा। तभी तलवार मंडप के अग्निधार तलवार पूज्य ने व्यंग्य से कहा, शर्त मान लो। एक भाग्य क्षेत्र के विशेषज्ञ होकर क्या तुम एक साधारण मनुष्य से डरते हो। वैसे भी वह तुमसे पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि किन फैन पहले उसके मंडप का शिष्य था। युआनयांग ने पूछा, ठीक है, दांव क्या होगा। तुमने बात वापस उसी पर डालते हुए कहा, शर्त मैंने रखी है, लेकिन दांव आप तय कीजिए। युआनयांग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अगर तुम हार गए तो स्वयं अकादमी प्रधान के पास जाकर सत्य अन्वेषण अकादमी छोड़ दोगे। तुमने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मंजूर है। अब सभी अकादमी प्रमुख सचमुच चिंतित हो गए। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या किन फैन वास्तव में ठीक हो गया है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने इस विचार को असंभव मानकर खारिज कर दिया। युआनयांग ने फिर पूछा, और यदि तुम जीत गए तो। तुम लोमड़ी जैसी मुस्कान के साथ बोले, मुझे बस आपके रसायन मंडप का एक शिष्य चाहिए। युआनयांग जोर से हंस पड़े और शर्त स्वीकार कर ली। इसी बीच नीचे चिट्ठी निकालने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी और प्रारंभिक मुकाबलों के लिए 10 अखाड़े एक साथ खुल गए थे। तुम्हारी नजर तुरंत 9वें अखाड़े पर खड़े किन फैन पर जाकर टिक गई। पता नहीं यह संयोग था या किसी की चाल, लेकिन उसका पहला मुकाबला वहीं था। जैसे ही वो मंच पर चढ़ा, भीड़ में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे कि रसायन मंडप का वांग मांग कितना भाग्यशाली है, उसे तो मुफ्त की जीत मिल गई। ऊपर मंच पर युआनयांग मुस्कुराकर बोले, देखो ये शुआन, तुम्हारे शिष्य का पहला प्रतिद्वंद्वी हमारे रसायन मंडप से ही है। कितना अद्भुत संयोग है। तुम शांत स्वर में बोले, हाँ, वास्तव में बड़ा अद्भुत संयोग है। निर्णायक ने मुकाबले की शुरुआत की घोषणा की। वांग मांग ने तलवार उठाकर किन फैन को प्रणाम किया और अपनी खुशी छिपा नहीं सका। वरिष्ठ भाई किन, क्षमा कीजिएगा, मुकाबले के बाद मैं आपको मदिरा पिलाऊंगा। किन फैन ने ठंडे चेहरे के साथ केवल 3 शब्द कहे, तलवार निकालो। वांग मांग का चेहरा उतर गया। उसने क्रोध में क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड आर्ट का प्रयोग किया। अग्नि जैसी लाल तलवार ऊर्जा प्रचंड गर्मी के साथ किन फैन की ओर दौड़ी। लेकिन तुम्हारी नजर में किन फैन ने बस आराम से अपनी तलवार निकाली और एक साधारण सा वार किया। टन! तलवार की गूंज पूरे अखाड़े में फैल गई। अगले ही क्षण एक ऐसी भयावह तलवार ऊर्जा फूटी जो क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड आर्ट से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसने वांग मांग की लाल तलवार ऊर्जा को पल भर में चकनाचूर कर दिया और बिना रुके सीधे वांग मांग की ओर बढ़ गई। उस तलवार की क्यूई में ऐसी तलवार इच्छा की झलक थी जो सीधे आत्मा तक को हिला दे। वांग मांग वहीं डर के मारे सुन्न हो गया। उसके मन में बस एक ही विचार बचा था, यह असंभव है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
रेफरी ने तुरंत प्रतिक्रिया देकर हमले के बचे हुए प्रभाव को रोक लिया और पूरा अखाड़ा जोर से हिल गया। इस मुकाबले का विजेता चिन फैन है। जैसे ही रेफरी ने घोषणा की, पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। सभी लोग सदमे में थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्वयं रेफरी भी चिन फैन को हैरानी से देख रहा था। वह वास्तव में चिन फैन को बचाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अंत में बचाना वांग मंग को पड़ा। रेफरी ने वांग मंग से पूछा, क्या तुम परिणाम स्वीकार करते हो? वांग मंग ने घबराहट में लगातार सिर हिलाया। स्वीकार है, स्वीकार है, क्योंकि एक पल के लिए उसे सचमुच अपनी मौत सामने दिखाई दी थी। चिन फैन ने चुपचाप तलवार म्यान में रखी और बिना कुछ कहे अखाड़े से उतर गया। जब तक अगले मुकाबले की घोषणा नहीं हुई, तब तक शिष्य उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। फिर अचानक पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। क्या मैंने सच में यह देखा? उस वार में 5/10वां तलवार इच्छा थी। क्या चिन फैन की साधना समाप्त नहीं हो गई थी? आखिर हो क्या रहा है? चिन फैन भीड़ से निकलकर एक कोने में खड़ा ही हुआ था कि शिया युबिंग दौड़कर उसके पास आ गई। सीनियर भाई चिन, बधाई हो। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चिन फैन ने शांत स्वर में कहा, यह तो बस पहला दौर था। फिर अपने हमेशा ठंडे रहने वाले चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर पूछा, जूनियर बहन, तुम्हारा मुकाबला किस अखाड़े में है? मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने आऊंगा। शिया युबिंग हैरान और खुश होकर बोली, अखाड़ा नंबर 10। लेकिन सीनियर भाई, आपको साधना नहीं करनी? चिन फैन ने नरम लहजे में कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? इसी बहाने देख लूंगा कि तुमने अभ्यास में आलस तो नहीं किया। दूर खड़ा झाओ हाओ दोनों को हंसते बोलते देख रहा था और उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। एक चापलूस तुरंत बोला, सीनियर भाई, वह बेकार आदमी तो बस किस्मत से जीत गया। लेकिन झाओ हाओ का चेहरा काला पड़ चुका था। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जाकर पता करो कि चिन फैन के अगले सभी प्रतिद्वंद्वी कौन हैं। जो भी उसे दोबारा अपाहिज या बुरी तरह घायल कर देगा, उसे मैं झाओ हाओ खुलकर इनाम दूंगा। ऊपर मंच पर तुम अपने शिष्य को इतनी आसानी से जीतते देख रहे थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी आश्चर्य नहीं था, मानो यह सब पहले से तुम्हारी योजना का हिस्सा हो। युआन यांग पिलसेंट मुस्कुराकर बोला, ये श्वान, तुम्हारे शिष्य में सचमुच दम है, लेकिन केवल दूसरे स्तर की दांव फाउंडेशन साधना और 5/10वां तलवार इच्छा के सहारे चैंपियन बनना अभी बहुत दूर की बात है। तुमने आराम से चाय की चुस्की लेते हुए उत्तर दिया, सीनियर सही कह रहे हैं। अगर चिन फैन के पास केवल इतनी ही ताकत होती तो वह चैंपियन नहीं बन सकता था। युआन यांग एक पल के लिए ठिठक गया और फिर समझ गया, मतलब तुम्हारा शिष्य अभी भी कुछ ध्रुव के पत्ते छिपाए हुए है। उसने बगल में बैठे फियरी ब्लेड स्वॉर्ड वेनरेबल की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जिसका दांतिया नष्ट हो चुका था, वह कुछ ही महीनों में 5/10वां तलवार इच्छा समझकर दूसरे स्तर की दांव फाउंडेशन तक कैसे लौट आया। मिसलेनियस स्टडीज हॉल इतना गरीब था कि वहां हवा चलती तो गूंज सुनाई देती थी। फिर इतने संसाधन आए कहां से? क्या ये श्वान ने अपनी सारी जमा पूंजी चिन फैन पर लगा दी थी? उसने तुरंत एक शिष्य को गुप्त संदेश भेजा कि एक्सटर्नल अफेयर्स हॉल जाकर पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड जांच करे और पता लगाए कि ये श्वान ने कोई आध्यात्मिक औषधि खरीदी है या नहीं। अगले कुछ दिनों में पूरा आउटर सेक्ट एक ही नाम से गूंज उठा, चिन फैन। दूसरा दौर, एक तलवार, जीत। तीसरा दौर, एक तलवार, जीत। हर मुकाबले में वह केवल एक ही वार से प्रतिद्वंद्वी को हरा देता। धीरे धीरे पूरा माहौल बदल गया। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, अब उसे देखते ही रास्ता बदल लेते। जिन्होंने उसकी हार पर पैसे लगाए थे, वे बर्बाद हो गए और अब उसकी जीत पर भारी दांव लगाने लगे। सट्टेबाज जिन बुहुआन चिन फैन के लगातार गिरते ऑड्स देखकर पसीने पसीने हो रहा था। उसे तुम्हारी उस दिन वाली शांत नजर याद आ गई और उसके दिल में डर बैठ गया। कहीं यह सचमुच चैंपियन न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसी रात स्वॉर्ड पवेलियन के पीछे वाले पहाड़ पर झाओ हाओ की मुलाकात पहाड़ जैसे विशालकाय आदमी तियशान से हुई। झाओ हाओ ने पूछा, कल तुम्हारा मुकाबला चिन फैन से है, कितना भरोसा है? तियशान ने ईमानदारी से कहा, बिल्कुल नहीं। वह 7वां तलवार इच्छा समझ चुका है, मैं उसका वार रोक नहीं सकता। तब झाओ हाओ ने अपने स्टोरेज बैग से एक चमकता हुआ सुनहरा ताबीज निकाला। तियशान की आंखें फैल गईं। यह उच्च स्तरीय ब्लैक टर्टल ताबीज। झाओ हाओ ने पूछा, अगर यह मिल जाए तो क्या तुम चिन फैन को हरा सकते हो? तियशान उत्साहित हो उठा, निश्चित रूप से। चिन फैन की शक्ति उसी एक तलवार के वार में है, लेकिन मैं शरीर साधक हूं। मेरी रक्षा बहुत मजबूत है। इस ताबीज के साथ उसका वार मेरे लिए खरोंच जैसा होगा। उसके बाद वह केवल दूसरे स्तर का दांव फाउंडेशन साधक रह जाएगा और मैं एक ही मुक्के में उसे बुरी तरह घायल कर सकता हूं। जाओ हाओ मुस्कुरा दिया और ताबीज उसे दे दिया। तियशान ने वादा किया कि अगले दिन अखाड़े में वह चिन फैन को फिर से बर्बाद कर देगा। तियशान के जाने के बाद झाओ हाओ ने अपने साथी से कहा कि तियशान भले ही मूर्ख हो,
लेकिन उसका सेवेज ऑंग्स बॉडी दाओ फाउंडेशन क्षेत्र की दुर्लभ काया में से एक है और उसकी रक्षा असाधारण है। चाहे वह जीते या हारे, वह चिन फैन के सारे छिपे हुए रहस्य बाहर निकलवा देगा। अगली सुबह चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शीर्ष 100 में जगह बनाने वाली अंतिम प्रारंभिक लड़ाई शुरू होने वाली थी। तुम और चिन फैन आराम से वहां पहुंचे। तुम सीधे मंच पर जाकर आराम से लेट गए, मानो तुम्हें किसी बात की चिंता ही ना हो। आज तो युआन यांग पिलसेंट ने भी पहली बार स्वयं तुम्हें सुप्रभात कहा। रेफरी के संकेत के साथ ही मुकाबला शुरू हुआ। अखाड़ा नंबर 9, चिन फैन बनाम तिएशान। चिन फैन एक छलांग में अखाड़े पर पहुंच गया, जबकि तिएशान धीरे धीरे भारी कदमों से ऊपर चढ़ा। उसके हर कदम पर धरती गूंज उठती थी, मानो उसके कंधों पर कोई पर्वत रखा हो। तुमने चाय की चुस्की लेते हुए उस विशाल काले पहलवान को देखा और मन ही मन सोचा, आखिरकार एक ठीक ठाक प्रतिद्वंद्वी मिला। देखते हैं ये बड़ा आदमी छोटे फैन की कितनी तलवारें झेल पाता है। शुरू। रेफरी की आवाज गिरते ही चिन फैन हरकत में आ गया। हमेशा की तरह तलवार निकाली, वार किया, सब कुछ एक ही सहज गति में। खनन। चमकदार तलवार की एक किरण, जिसमें अजेय शक्ति भरी हुई थी, सीधे तिएशान की ओर दौड़ पड़ी। और वार लगने से पहले ही नीचे बैठे कई दर्शक सोचने लगे कि इस मुकाबले का परिणाम तो पहले से ही तय है। ब्लैक ब्रदर आराम से चाय की चुस्की ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिर कोई ढंग का प्रतिद्वंद्वी तो आया। देखते हैं ये बड़ा सा आदमी शाओ फैन की कितनी तलवारें झेल पाता है। शुरू। रेफरी के बोलते ही चिन फैन हरकत में आ गया। हमेशा की तरह उसने तलवार निकाली और एक ही सहज गति में वार कर दिया। क्लैंग। एक चमकदार तलवार प्रकाश अद्भुत शक्ति के साथ ये शान की ओर दौड़ा। नीचे बैठे लोग तो पहले से ही चिन्ह फैन की एक और त्वरित जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही तलवार प्रकाश ते शान से टकराने वाला था, उसके शरीर से तेज सुनहरी रोशनी फूटी और एक स्वर्णिम ढाल ने उसे पूरी तरह घेर लिया। धम। तलवार प्रकाश ढाल से टकराया, कुछ हल्की दरारें जरूर पड़ी, पर तिये शान को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। हे भगवान, यह हाई ग्रेड ब्लैक टर्टल ताबीज है। उसने रोक लिया। पूरा अखाड़ा हैरान रह गया। उसी क्षण तिये शान ने भयानक हंसी के साथ चिन फैन पर मुक्का चलाया। माउंटेन शैटरिंग फिस्ट। उसके मुक्के में ऐसा लग रहा था मानो हजारों सैनिक एक साथ हमला कर रहे हों। हवा फट रही थी और लगातार ध्वनि विस्फोट गूंज रहे थे। मुक्के की हवा पहुंचने से पहले ही शिष्यों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। नीचे झाओ हाव के होंठों पर क्रूर मुस्कान उभर आई। चिन फैन, तुम्हारी किस्मत अब खत्म। शिया युबिंग का दिल घबराहट से गले तक आ गया। ऊपर बैठे अकादमी प्रमुखों की आंखें चमक उठीं। पिलसेंट, युआन यांग ने तुरंत तुम्हारी ओर देखा, शायद तुम्हारे चेहरे पर घबराहट देखने की उम्मीद में, लेकिन तुमने उसे निराश कर दिया। ये शुआन बिल्कुल शांत था, मानो अखाड़े में संकट में पड़ा शिष्य उसका हो ही ना। चिन फैन ने उस विनाशकारी मुक्के को देखा, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं हुई। सबने देखा कि वह सीधे उस भयानक मुक्का हवा की ओर बढ़ा और बेहद सहजता से एक और तलवार चला दी। तलवार चलते ही दर्जनों मीटर लंबी तलवार आभा ने पूरे अखाड़े को ढक लिया। तिशान की मुक्का शक्ति एक पल भी नहीं टिक सकी और तुरंत नष्ट हो गई। धम। विस्फोट के बाद ब्लैक टर्टल ताबीज टूट गया और तिशान फटे हुए कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। यदि उसकी आंखों में बचा हुआ अत्यधिक आघात न होता तो सब समझते कि वह बेहोश हो चुका है। पूरे अखाड़े में केवल लोगों की ठंडी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। स्वॉर्ड हार्ट! ये चिन फैन का स्वॉर्ड हार्ट है। अगले ही क्षण भीड़ फट पड़ी। हे भगवान, सच में स्वॉर्ड हार्ट! क्या उसका दांतेन नष्ट नहीं हो गया था? यह कैसे संभव है? ऊपर बैठे बुजुर्ग विशेषज्ञ भी स्तब्ध रह गए। स्वॉर्ड हार्ट को समझना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक निष्कासित शिष्य का स्वॉर्ड हार्ट प्राप्त कर लेना बहुत बड़ा झटका था। स्वॉर्ड सॉवरेन लीरेन का चेहरा अविश्वास से भर गया। बाकी अकादमी प्रमुख भी चुपचाप तुम्हारी ओर देखने लगे। केवल पिलसेंट युआन यांग ने सीधे पूछा, ये शुआन, तुम्हें पहले से पता था कि चिन फैन ने स्वॉर्ड हार्ट समझ लिया है ना? तुमने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए, जो उत्तर के लिए पर्याप्त था। अब समझ आया कि तुम इतने आत्मविश्वासी क्यों थे। तुमने तो उसके प्रथम स्थान प्राप्त करने की गारंटी तक दे दी थी। युआन यांग का हर शब्द लीरेंड के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ रहा था। लीरेंड तुरंत खड़ा हो गया और क्रोध से तुम्हें घूरने लगा। ये शुआन, आखिर चल क्या रहा है? तुमने मासूमियत से कंधे उचकाए। सीनियर, ऐसा मत कहिए। चिन फैन को स्वॉर्ड पैविलियन ने स्वयं निकाला था। तो तुम कह रहे हो कि उसने कभी अपनी साधना खोई ही नहीं? लीरेन ने ठंडी आवाज में पूछा। तुम हंस पड़े। अगर उसने साधना नहीं खोई होती तो आज तक ट्रू फेट रियल में पहुंच चुका होता। यदि विश्वास नहीं है तो प्रतियोगिता के बाद स्वयं जांच लीजिए। तुम यही दांव लगा रहे थे कि इतना बड़ा व्यक्ति सबके सामने एक शिष्य को परेशान नहीं करेगा। लीरेन कोई उत्तर न दे सका और केवल ठंडी हुंकार भरकर बैठ गया। लेकिन तुमने उसकी आंखों में छिपी साजिश देख ली। तभी रेफरी की आवाज गूंजी, विजेता चिन फैन।
पूरा अखाड़ा तालियों और नारों से गूंज उठा। सीनियर ब्रदर, चिन फैन शानदार। सीनियर ब्रदर, चिन फैन ने सबको हरा दिया। लेकिन चिन फैन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अखाड़े से उतर गया। दूर जाओ। हाओ का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह पागलों की तरह बार बार बड़बड़ा रहा था। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसके साथी भी मौन थे। इसी दौरान शायुबिंग सबसे पहले दौड़कर आई। सीनियर ब्रदर, बधाई हो। चिन फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम भी मेहनत करो, मैं टॉप 100 में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूर। प्रतियोगिता चलती रही, लेकिन दर्शक मंच पर बैठे सभी बुजुर्ग विशेषज्ञों का ध्यान अब मुकाबलों पर नहीं था। उनके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, चिन फैन का स्वॉर्ड हार्ट। सबका ध्यान कब का कहीं और जा चुका था। एक साधारण और अयोग्य समझा जाने वाला व्यक्ति यदि केवल कुछ महीनों में स्वॉर्ड हार्ट को समझ ले, तो यह बात रातों रात स्वर्ग पर चढ़ जाने से भी अधिक अविश्वसनीय लगती थी। आखिरकार पिलसेंट युआन यांग स्वयं को रोक नहीं सका। वह थोड़ा पास आया और धीमी आवाज में बोला, श्याओ शुआन, सच सच बताओ, क्या चिन फैन को तुमने मार्गदर्शन दिया था? यह कहते ही उसे अपनी बात स्वयं हास्यास्पद लगी। यदि तुम्हारे पास वास्तव में ऐसी क्षमता होती तो विविध अध्ययन महल के विघटन की नौबत क्यों आती? तुमने आराम से अपना चाय का कप नीचे रखा और पूरी ईमानदारी वाले भाव के साथ उसे अंगूठा दिखाया। सीनियर, आप बिल्कुल सही हैं। तुम्हारे चेहरे के भाव मानो कह रहे हो, अब छिपाने का क्या फायदा? हाँ, यह सब मैंने ही किया है। युआन यांग वहीं स्तब्ध रह गया। उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था, लेकिन तुमने वास्तव में स्वीकार भी कर लिया। तुमने ये कैसे किया? जैसे ही उसने पूछा, आसपास कान लगाकर सुन रहे कई बुजुर्ग भी तुरंत तुम्हारी ओर मुड़ गए। तुम मन ही मन हंस पड़े। आखिर तुम उन्हें यह तो नहीं बता सकते थे कि यह सब तुमने गढ़ा है, इसलिए तुमने गला साफ किया और पूरी गंभीरता के साथ बकवास करना शुरू कर दिया। हमारे विविध युवर अध्ययन महल में और कुछ हो या ना हो, बेकार कागज बहुत हैं। मैंने उन अनुपयोगी पुस्तकों को जोड़कर एक साधना तकनीक तैयार कर दी और चिन फैन को अभ्यास करने के लिए दे दी। तुम कुछ क्षण रुके और फिर बोले, वैसे भी उसकी सारी साधना समाप्त हो चुकी थी, इसलिए सोचा कि प्रयास करने में क्या हानि है। किसे पता था कि 3 महीने भी नहीं लगेंगे और वह स्वॉर्ड हार्ट को समझ लेगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया, पूर्ण सन्नाटा। इन महान विशेषज्ञों के चेहरों पर बदलते रंग देखकर तुम्हें भीतर से बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। जिस समस्या का समाधान वे सब मिलकर नहीं कर पाए, उसे तुम जैसे युवा ने रद्दी कागजों से हल कर दिया। यदि यह बात बाहर फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? तभी गठन अकादमी का काले चेहरे वाला अधिष्ठाता बोला और उसका दबाव सीधे तुम्हारी ओर बढ़ा। युवक, यदि तुम्हारे पास ऐसी दिव्य तकनीक है तो तुमने उसे अकादमी को क्यों नहीं सौंपा? तुमने उसके दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, सीनियर, यदि मैंने पहले ही आपको दे दी होती तो क्या आप उसे स्वीकार करने का साहस करते? एक ही वाक्य ने उसके सारे तर्क रोक दिए। जैसे ही वह क्रोधित होने वाला था, तभी अब तक मौन बैठे स्प्रिट व्हाइट स्वॉर्ड लॉर्ड ने बोलना शुरू किया। ने शुआन सही कह रहा है। हमारी ट्रुथ सीकिंग अकादमी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि नई तकनीकों को जबरन जमा करवाया जाए। लेकिन फिर उस बूढ़ी लोमड़ी ने तुरंत विषय बदल दिया। हालांकि विविध अध्ययन महल अंततः केवल एक बाहरी अकादमी है। हमें यह चर्चा करनी चाहिए कि चिन फैन आगे किस आंतरिक अकादमी में जाएगा। तुम मन ही मन ठंडी हंसी हंसे। ये बूढ़ी लोमड़ी सचमुच कमाल की थी। प्रतिभा छीनने की बात भी कितनी सभ्यता से कर रही थी। सबसे पहले स्वॉर्ड सॉवरेन लीरेन खड़ा हुआ। चिन फैन तलवार मार्ग का प्रतिभाशाली साधक है। उसे स्वॉर्ड पवेलियन में वापस आना चाहिए। लीरेन, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? उसे तुम लोगों ने ही निकाला था। बिल्कुल, मैंने आज तक इतना निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा। देखते ही देखते सभी अकादमी प्रमुख बहस में उलझ गए। थूक उड़ रहे थे और दृश्य किसी सब्जी मंडी में सस्ती गोभी के लिए झगड़ती महिलाओं जैसा लग रहा था। काफी देर बाद जब सब थक गए तो स्प्रिट व्हाइट स्वॉर्ड लॉर्ड ने फिर से बोलकर जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी। नेशुआन, चिन फैन तुम्हारा शिष्य है। तुम्हारे विचार में उसे कहां जाना चाहिए? तुमने मन ही मन उसे कोसा। ये बूढ़ी लोमड़ी स्पष्ट रूप से तुम्हें कठिन परिस्थिति में डाल रही थी, लेकिन तुम पहले ही अपना उत्तर तैयार कर चुके थे। तुम खड़े हुए और शांत स्वर में बोले, सीनियर, चिन फैन जहां चाहे जाए, मैं उसके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। सभी वरिष्ठ उसे समझा सकते हैं, परंतु कोई भी अपने पद और प्रभाव का उपयोग करके उसे मजबूर नहीं करेगा। सभी बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने उदार होगे। उनकी सारी धमकियां और लालच देने की योजनाएं एक पल में बेकार हो गईं। स्प्रिट वॉइड स्वॉर्ड लॉर्ड ने तुम्हारी ओर गहरी नजर से देखा और संतुष्ट होकर कहा, अच्छा, तुमने चिन फैन जैसे प्रतिभाशाली युवक को तैयार किया है। चाहे प्रतियोगिता का परिणाम कुछ भी हो, विविध अध्ययन महल को भंग नहीं किया जाएगा। आज के बाद संसाधन शिष्यों की संख्या के आधार पर दिए जाएंगे। तुमने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ दिए, लेकिन भीतर से अत्यंत प्रसन्न थे। तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं थी कि चिन फैन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा।
तुम तो केवल यह सोच रहे थे कि अगली साधना तकनीक का झूठ कैसे गढ़ा जाए। अब चिन फैन तुम्हारे लिए चलता फिरता विज्ञापन बन चुका था। ऐसे में शिष्यों की कमी कैसे हो सकती थी? क्या तुम्हें पिल पवेलियन का वो मोटा लड़का याद नहीं जिसने तुमसे शर्त लगाई थी? वो तो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाला था। यदि 7-8 और शिष्य मिल गए तो तुम सीधे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। 100 वर्षों की साधना हाथ में आने के बाद कौन तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बोलने का साहस करेगा? तुमने उन अकादमी प्रमुखों को देखा जो अब भी तुम्हारे शिष्य को अपने पक्ष में करने की योजना बना रहे थे, और तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। तुम सब मेरे शिष्य के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं, यशुआन, तुम्हारे शिष्यों के बारे में नहीं सोच रहा? 3 दिन बाद क्वार्टर फाइनल शुरू हुए। तुम दर्शक दीर्घा में बैठे चिन फैन और झाओ हाओ का मुकाबला देख रहे थे। ये लड़ाई पूरी तरह एक तरफा थी। झाओ हाओ ने अपने सभी तुरुप के पत्ते निकाल दिए। हाई ग्रेड ब्लैक टर्टल ताबीज, हाई ग्रेड रक्षात्मक कलाकृतियां और जो कुछ भी उसके पास था, सबका उपयोग कर लिया। लेकिन परिणाम, केवल 3 तलवारें। चिन फैन ने मात्र 3 वार किए और झाओ हाओ की सारी रक्षा को चकनाचूर कर दिया। मैं हार मानता हूं। झाओ हाओ मंच से नीचे उतर गया। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो उसकी आत्मा ही निकल गई हो। कुछ दूरी पर गु चांगफेंग और शीबा साथ खड़े थे। यही दोनों चिन फैन के वास्तविक प्रतिद्वंद्वी थे। गु चांगफेंग ने पूछा, शीबा, यदि कल तुम्हारा सामना उससे हुआ तो क्या तुम्हें विश्वास है? शीबा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, पूर्ण विश्वास है। फिर वह मुस्कुराया और बोला, उसकी कमजोरी सामने आ चुकी है। गु चांगफेंग भी मुस्कुरा दिया। तो तुमने भी ध्यान दिया, उसकी तीनों तलवार चालें वास्तव में एक ही मूल तलवार तकनीक थीं, जिन्हें वह बार बार दोहरा रहा था। लगता है कि विविध अध्ययन महल में उसने केवल एक ही सिद्धांत सीखा है, अपार शक्ति से सभी तकनीकों को तोड़ देना। शीबा ने सिर हिलाया। अच्छा है कि तुम समझ गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रतियोगिता का विजेता मैं ही बनूंगा। यह कहकर शीबा मुड़ा और चला गया। गु चांगफेंग उसकी जाती हुई पीठ को देखकर और भी गहरी मुस्कान दिखाने लगा। क्या तुम्हें लगा था कि उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया? तुम गलत थे। वह बस चाहता था कि तुम सब आपस में लड़ते रहो, और जब दोनों पक्ष बुरी तरह थककर कमजोर हो जाएं, तब चैंपियनशिप आराम से उसके हाथ लग जाए। और तुम, यशुआन, बस अपना चाय का कप उठाकर हल्की सी फूंक मारते हुए शांत बैठे थे। मूर्खों का झुंड। तुम लोग वही देख रहे हो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। इसी दौरान अल्केमी पवेलियन में जिन बुहुआन, वही छोटा मोटा लड़का जिसने तुमसे शर्त लगाई थी, रोता धोता अपने पूर्वज युआन यांग डैनसेंट के पास पहुंच गया। पूर्वज, मुझे बचा लीजिए। वह आंसुओं और सिसकियों के साथ पूरी शर्त की कहानी सुना गया। सब कुछ सुनने के बाद युआन यांग डैनसेंट लगभग हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? क्या यह कुछ स्पिरिट स्टोन्स की ही बात नहीं है? ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे लिए चुका दूंगा। जिन बुहुआन एकदम स्तब्ध रह गया। क्या मेरी बात का मुद्दा यही था? उसकी मूर्खतापूर्ण शक्ल देखकर युआन यांग डैनसेंट ने आह भरी और उसे समझाया, अब रोना बंद करो। किन फैन दिखने में भले ही शक्तिशाली लगता हो, लेकिन उसकी कमजोरी बहुत साफ है। 10 टायरेंट्स और गु चंगफेंग दोनों उसे देख चुके हैं। अगर वह चैंपियनशिप जीतना चाहता है तो यह आसान नहीं होगा। यह सुनकर जिन बुहुआन ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी वहां से चला गया। उसके जाते हुए पीछे को देखते हुए युआन यांग डैनसेंट के चेहरे पर एक बूढ़ी लोमड़ी जैसी चालाक मुस्कान उभर आई। अगर किन फैन सचमुच चैंपियनशिप जीत गया तो यह बूढ़ा अच्छी तरह जानता है कि क्या करना है। अगले दिन सेमीफाइनल शुरू हुए। किन फैन बनाम 10 टायरेंट्स। लाखों निगाहों के बीच तुम अपनी पुरानी जगह पर शांत बैठे हुए थे। युआन यांग डैनसेंट फिर तुम्हारे पास आ गया। शियाओ शुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शिष्य के पास अभी भी जीतने का मौका है? तुम मुस्कुराए। बिल्कुल, जब तक वह गंभीर हो जाए 10 टायरेंट्स को हराना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, मार्शल आर्ट्स अकादमी के कई बलिष्ठ शिष्यों की गुस्से भरी निगाहें तुम पर टिक गईं। तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बहस करने का क्या फायदा? थोड़ी देर में वास्तविकता खुद उन्हें सबक सिखा देगी। अखाड़े पर युद्ध शुरू हुआ। क्लैंग! वही परिचित तलवार की ऊर्जा हवा को चीरती हुई सीधे 10 टायरेंट्स की ओर बढ़ी। वह ठंडी हंसी हंसा, घोड़े जैसी मुद्रा में खड़ा हो गया और उसके शरीर से तेज सुनहरी रोशनी फूट निकली। धम! एक ही वार में पहला गोल्डन बेल शील्ड टूट गया, लेकिन तुरंत उसके शरीर से और भी अधिक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी निकली और तलवार की ऊर्जा को रोक लिया। वही पुरानी चाल। किन फैन ने फिर तलवार घुमाई। क्लैंग क्लैंग! 2 और वार हुए, लेकिन सुनहरी रोशनी अब भी नहीं टूटी। 10 टायरेंट्स जोर से हंसा। किन फैन, मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है। तुम्हें सिर्फ यही एक चाल आती है। गरजते हुए उसने ब्रेकिंग आर्मी फिस्ट चला दिया। शक्तिशाली मुक्का सीधे किन फैन के चेहरे की ओर बढ़ा। क्लैंग! किन फैन ने आराम से एक तलवार के वार से उस मुक्के की शक्ति को काट दिया। तुमने शांत स्वर में 2 शब्द कहे, ट्रेजर ताबीज।
ये सुनते ही पूरी भीड़ में हंगामा मच गया, जबकि 10 टायरेंट्स और भी अधिक घमंडी हो गया। बिल्कुल सही, ट्रेजर ताबीज। केन फैन, आज तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त होती है। सच में, पहली बार तुम्हारे शिष्य किन फैन ने मुस्कुराया। उसने धीरे से अपनी तलवार उठाई और सामने वाले को ऐसे देखा जैसे किसी बेहोश व्यक्ति को देख रहा हो। जब से मैंने हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज में तलवार चलाना सीखा है, तब से आज तक किसी ने मुझे दूसरी चाल इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं किया। आज मैं तुम्हें हमारे हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज की सर्वोच्च गुप्त कला दिखाऊंगा। क्या हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज के पास कब से सर्वोच्च गुप्त कला आ गई? दर्शकों में बैठे हर विशेषज्ञ के मन में यही प्रश्न घूम रहा था। केवल तुम ही थे जो चाय का कप पकड़े हुए लगभग हंस पड़े। ये लड़का सच में कुछ भी कह देता है। जब सब लोग हैरान थे, उसी क्षण किन फैन हरकत में आ गया। वह हवा में उछला और उसकी तलवार की चमक पानी की तरह बहने लगी। 1000 ब्लेड्स बिकम ए रोब। उसकी गर्जना के साथ उसके शब्द वास्तविकता बन गए। एक ही पल में सैकड़ों और हजारों तलवार ऊर्जाएं हवा में उत्पन्न हो गईं और एक ऐसी धातु की आंधी बन गई जिसे रोकना असंभव था। वे सब 10 टायरेंट्स पर टूट पड़ी। क्लैंग 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 क्लैंग। आवाज इतनी घनी थी कि लोगों के सिर सुन्न होने लगे। 10 टायरेंट्स के चेहरे की विजयी मुस्कान तुरंत जम गई और भय में बदल गई। उसके चारों ओर चमक रहा ट्रेजर ताबीज आंखों के सामने कमजोर पड़ने लगा, फीका हुआ, दरारें पड़ी और टूटने लगा। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। स्वॉर्ड सोवरेन मेरेन एक झटके से खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये कैसी तकनीक है? जिन बुहुआन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और तुम, ये श्वान, बस शांतिपूर्वक सब देख रहे थे। इतना देखकर ही चौंक गए? असली प्रदर्शन तो अभी शुरू हुआ था। धम! एक कान फोड़ देने वाले विस्फोट के साथ ट्रेजर ताबीज टूट गया। लेकिन आकाश से बरस रही तलवारों की वर्षा अब भी नहीं रुकी। 10 टायरेंट्स पूरी तरह भयभीत हो चुका था। वह बचाव करना भी भूल गया और बस चीख पड़ा, गुरुदेव, मुझे बचाइए। रेफरी तब जाकर होश में आया। वह तेजी से अखाड़े पर कूदा और बची हुई तलवार ऊर्जाओं को हटाने के लिए एक हथेली प्रहार किया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्विश स्विश स्विश। कई तलवार ऊर्जाएं उसके शरीर के आर पार निकल गईं। उसकी ऊर्जा अनियंत्रित होकर बाहर निकलने लगी। वह एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह गया और धीरे धीरे नीचे उतरते किन फैन को खाली निगाहों से देखने लगा। तुम्हारा शिष्य तलवार पकड़े भारी सांसें ले रहा था, लेकिन उसकी कमर अब भी सीधी थी और उसका व्यक्तित्व अब भी गौरव से भरा हुआ था। रेफरी ने एक नजर डाली और ऊंची आवाज में घोषणा की, इस युद्ध का विजेता किन फैन। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा ट्रुथ सीकिंग अकादमी समुद्र की लहरों जैसी जयकारों से हिल उठा। ऐसा लग रहा था मानो पूरी अकादमी की छत उड़ जाएगी। दर्शक दीर्घा में बैठे बड़े बड़े विशेषज्ञ ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये कैसी तलवार कला थी? 1000 ब्लेड्स बिकम ए रोब। सुंदर भी और विनाशकारी भी। उनकी निगाहें पहले स्वॉर्ड सोवरेन मेरेन के स्तब्ध चेहरे पर गईं और फिर एक साथ तुम पर टिक गईं। और तुम क्या कर रहे थे? तुमने आराम से कमर से एक मोड़ने वाला पंखा निकाला, उसे झटके से खोला और धीरे धीरे झलने लगे। तुमने तो पलकें उठाने की भी जरूरत नहीं समझी। पुराने विशेषज्ञ तुरंत समझ गए, यह तलवार कला निश्चित रूप से तुमसे जुड़ी हुई थी। स्वॉर्ड मास्टर लिंगशु ने युआनयांग डैनसेंट की ओर देखा और उसने तुरंत संकेत समझ लिया। श्याओ शुआन, उसने चिपकू मुस्कान के साथ पूछा, अभी जो 1000 ब्लेड्स बिकम ए रोब तकनीक थी, क्या वह सच में तुम्हारे हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज की गुप्त कला है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। स्वाभाविक रूप से किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारा हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज लगभग 10,000 वर्षों से धूल खा रहा था। अगर उसके पास ऐसी तकनीक होती तो वह इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंचता? सबको ज्यादा विश्वास था कि किन फैन को कोई स्वर्गीय अवसर मिल गया है। तुम हल्की मुस्कान के साथ बोले, कुछ ऐसा ही समझ लो, मैंने पहले भी कहा था ना, मैंने किन फैन के लिए बस मजाक मजाक में एक साधना तकनीक बना दी थी। यही वही है, बुरी नहीं है ना? पूरा स्थल एक पल में खामोश हो गया। विशेषज्ञों के चेहरे पहले आश्चर्य, फिर अविश्वास और अंत में केवल एक ही बात कह रहे थे, तुम मजाक कर रहे हो। पहले जब तुमने कहा था कि तुमने एक साधना तकनीक बनाई है, किसी ने भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। एक ऐसा साधारण मनुष्य जिसके पास साधना तक नहीं है, वह ऐसी तकनीक बना दे जो महान अकादमियों की सर्वोच्च विरासतों को टक्कर दे? असंभव। लेकिन अभी जो तलवार का वार सबने देखा था, उसकी शक्ति बिल्कुल वास्तविक थी। वह किसी भी संप्रदाय के परम खजाने के बराबर थी। आखिर तुमने यह कैसे किया? युआनयांग डैनसेंट की जिज्ञासा पूरी तरह भड़क चुकी थी। मैंने एक उपन्यास से थोड़ी प्रेरणा ली और फिर इसे बना दिया। तुमने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया। तकनीकी रूप से तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। इस दुनिया में फेंक्यून वैसे भी एक उपन्यास ही था। हर विशेषज्ञ के चेहरे पर एक ही बात लिखी हुई थी, हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है।
युआन यांग डैनसेंट इतना परेशान हो गया कि उसका खून खौल उठा और वह लगभग खून थूकने वाला था। तुम बदमाश बच्चे, अगर बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, लेकिन कम से कम इस तकनीक को विस्तार से तो समझाओ, एक बुजुर्ग ने कहा। तुम तुरंत मान गए, जिससे सभी को और भी ज्यादा शक होने लगा। पिलसेंट युआन यांग ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, ध्यान से समझाओ। तुमने चाय की एक चुस्की ली और बोले, इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपनी साधना कल्टीवेशन को नष्ट करना पड़ता है। यह सुनते ही ब्लेड स्प्लिटिंग स्वॉर्ड वेनरेबल गुस्से से बोल पड़े, बस, अगर बताना नहीं चाहते तो सीधे मना कर दो, ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? बाकी विशेषज्ञ भी उनसे सहमत दिखाई दिए। तुमने कंधे उचकाकर कहा, सीनियर, जब किन फैन मेरे पास आया था तब वह केवल एक नौकर था, उसके पास कोई साधना नहीं थी, इसलिए मैंने यह तकनीक उसी के लिए बनाई थी। बात में तर्क था, लेकिन जब तुमने बताया कि इस तकनीक के लिए स्वॉर्ड दांव में असाधारण प्रतिभा भी जरूरी है, तो सबका उत्साह ठंडा पड़ गया। सेमीफाइनल में गु चांगफिंग और मो छिंगवू के बीच 1 घंटे तक जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें गु चांगफिंग मुश्किल से जीता, लेकिन किन फैन की भयानक तलवार की चोट को याद करके उसका मनोबल टूट गया। अगले दिन फाइनल में किन फैन ने केवल एक ही तलवार के वार से गु चांगफिंग को हरा दिया और आउटर सेक्ट टूर्नामेंट जीत लिया। हार के बाद स्वॉर्ड पैविलियन के ग्रैंड एल्डर ने गु चांगफेंग को डांटा और कहा कि या तो वह इनरसेक्ट में जाकर कड़ी मेहनत करे और एक दिन किन फैन को हराए, या फिर किसी और को अपना गुरु बना ले। उन्होंने यह भी कहा कि किन फैन की तकनीक केवल हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज के शिक्षक द्वारा बनाई गई एक अनोखी तरकीब है, जो इनरसेक्ट में किसी काम की नहीं होगी। उधर किन फैन खुशी से तुम्हारे पास आया और तुम दोनों जीत का जश्न मनाने ट्रुथ सीकिंग सिटी चले गए। रात को जब तुम दोनों हल्के नशे की हालत में हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीजस लौटे, तो देखा कि आंगन में पिलसेंट युआन यांग और उनका निकम्मा जूनियर जिन बुहुआन पहले से बैठे हुए हैं। जिन बुहुआन तुम्हें देखते ही घबरा गया। युआन यांग ने कहा, मैं आज रात 2 कामों से आया हूं। पहला काम किन फैन और मेरे इस निकम्मे जूनियर से जुड़ा है। मुझे पता चला है कि इन दोनों के बीच बहुत बड़ी शर्त लगी थी। तुमने शक भरी नजरों से पूछा, सीनियर, कहीं आप भुगतान देने से मना तो नहीं करने आए हैं? युआन यांग ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं, क्या मैं ऐसा आदमी लगता हूं? फिर उन्होंने जिन बुहुआन की तरफ मुड़कर जोर से कहा, शियाओ हुआन, अभी इसी समय अपने पास जितने भी स्पिरिट स्टोन्स हैं सब निकाल कर दे दो। जिन बुहुआन का चेहरा हरा पड़ गया और वह रोते हुए बोला, पुरखों, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 50 लाख स्पिरिट स्टोन्स हैं। अगर मुझे बेच भी दिया जाए तब भी बाकी रकम पूरी नहीं होगी। पिलसेंट युआन यांग ने कठोर स्वर में कहा, जो कुछ भी है सब निकाल दो। कांपते हुए जिन बुहुआन ने अपने सारे स्टोरेज बैग और स्टोरेज रिंग निकालकर मेज पर रख दिए। शियाओ शुआन, इन्हें गिन लो। तुमने किन फैन की ओर इशारा किया, शिष्य तुम देखो। कुछ देर बाद किन फैन ने कहा, गुरुदेव, यहां वास्तव में 50 लाख निम्न स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स हैं, साथ में कुछ गोलियां और जादुई उपकरण भी हैं, लेकिन सब मिलाकर भी 1 करोड़ से बहुत कम है। तुमने युआन यांग की ओर देखकर पूछा, तो वरिष्ठ इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? पिलसेंट। युआन यांग अचानक एक चालाक बूढ़ी लोमड़ी की तरह मुस्कुराए। यही तो दूसरी बात है जिसके लिए मैं आज रात आया हूं। तुम्हें प्रतियोगिता से पहले वाली शर्त याद है? तुमने सिर हिलाया। बिल्कुल। अगर किन फैन प्रथम स्थान जीत जाता है तो अल्केमी पैविलियन को अपना एक शिष्य मेरे हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज में भेजना था। सही कहा। युआन यांग ने जोर से अपनी जांग पर हाथ मारा और अचानक जिन बुहुआन की ओर मुड़कर गरजे, बुहुआन, अभी तक घुटने टेककर अपने गुरु को प्रणाम क्यों नहीं किया? यह सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए, तुम भी। जिन बुहुआन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वह तो सोच रहा था कि उसके पूर्वज उसकी मदद करने आए हैं, फिर अचानक उसे बेच कैसे दिया गया। जब वह वहीं खड़ा रह गया तो युआन यांग ने उसके घुटने के पीछे लात मारी और वह सीधे तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी बात सुनाई नहीं दी? अपने पूर्वज की क्रोधित आंखों को देखकर जिन बुहुआन समझ गया कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अंततः उसने झुककर कहा, शिष्य जिन बुहुआन अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है। जैसे ही उसने यह कहा, पिलसेंट युआन यांग न जाने कहां से एक चाय का सेट निकाल लाए, पल भर में चाय बना दी और गुरु शिष्य की दीक्षा रस्म पूरी कर दी। अंदर ही अंदर तुम उस बूढ़ी लोमड़ी की चालाकी को कोस रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने जिन बुहुआन को उठाया। उसने दोनों हाथों से चाय का प्याला तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया। गुरुदेव, कृपया चाय ग्रहण कीजिए। तुमने चाय ली और प्रतीकात्मक रूप से एक घूंट पी लिया। रस्म पूरी हुई। युआन यांग जोर जोर से हंसने लगे। एक ही चाल में उन्होंने अल्केमी पैविलियन की शर्त भी पूरी कर दी।
और जिन बुहुआन का कर्ज भी गुरु शिष्य के आंतरिक मामले में बदल दिया। बाहर से तुम शांत थे, लेकिन भीतर से खुशी से झूम रहे थे क्योंकि सिस्टम की परिचित आवाज तुम्हारे मन में गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक एक शिष्य स्वीकार किया है। पुरस्कार 10 वर्ष की साधना। अब तुम्हारी कुल साधना 30 वर्ष तक पहुंच चुकी थी। भले ही उस बूढ़ी लोमड़ी ने तुम्हें चाल से मात दी हो, फिर भी तुम्हारा फायदा ही हुआ था। काम समाप्त होते ही पिलसेंट युआन यांग उठकर जाने लगे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने अर्थपूर्ण नजरों से कहा, शियाओ शुआन, आज से बुहुआन तुम्हारा शिष्य है, उसे जैसे चाहो वैसे सिखाओ। बस इतना ध्यान रहे कि उसे इतना मत पीटना कि वह चल फिर न सके। तुम मुस्कुराए। वरिष्ठ, आपके ये शब्द सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। चिंता मत कीजिए, मैं छोटे बुहुआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। छोटे बुहुआन सुनते ही जिन बुहुआन का शरीर कांप उठा और उसके दिल में एक बुरी आशंका पैदा हो गई। बूढ़ी लोमड़ी को विदा करने के बाद तुम किन फैन और जिन बुहुआन की ओर मुड़े। धीरे धीरे तुम उसकी ओर बढ़ने लगे। डर के मारे जिन बुहुआन पीछे हटने लगा। उसकी हालत देखकर तुम हंस पड़े। छोटे बुहुआन, क्या तुम सच में सिर्फ एक कदम में ही पीछे हट रहे हो? तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि किन फैन एक दीवार की तरह उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसका रास्ता रोक दिया। जिन बुहुआन के मन में चीख निकल गई, अब तो मैं गया। वह तुरंत फिर से घुटनों के बल गिर पड़ा और सिर पकड़कर बोला, गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तुमने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा, बस याद रखना, जब पहाड़ से नीचे जाओ तो विनम्र रहना। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो अपने बड़े भाई किन फैन का नाम लेना। यह सुनकर जिन बुहुआन का दिल पिघल गया। अल्केमी पैविलियन में लोग उसके आसपास सिर्फ उसके धन की वजह से रहते थे। जैसे ही उसे हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज भेजा गया, सब गायब हो गए। अब उसके पास अपने पूर्वज के अलावा एक ऐसे गुरु और वरिष्ठ भाई भी थे जो वास्तव में उसकी परवाह करते थे। गुरुदेव, निश्चिंत रहिए, मैं हमारे हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीजन का नाम कभी खराब नहीं करूंगा। आधे महीने बाद जिन बुहुआन तुमसे विदा लेकर बड़े उत्साह से क्यूजन सिटी की ओर निकल पड़ा। वहां उसके कई व्यापार थे। भले ही अभी वह कंगाल था, लेकिन वहां पहुंचकर अपना मुनाफा ले सकता था और फिर से आराम की जिंदगी जी सकता था। वह तुम्हारे लिए कुछ अनोखे उपहार लाने का भी सोच रहा था। जितना ज्यादा वह सोचता, उतना ही खुश होता। शहर में प्रवेश करने के आधे घंटे के भीतर ही वह अपने एक व्यापार 100 फ्लावर्स पैविलियन पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, प्रबंधक सुन उसका स्वागत करने आ गया। यंग मास्टर जिन, आप यहां कैसे? जिन बुहुआन ने तुरंत अपना घमंडी रूप धारण कर लिया। क्या हुआ, क्या मैं यहां नहीं आ सकता? प्रबंधक सुन मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है यंग मास्टर। सुन मैनेजर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्का सा व्यंग्य छिपा हुआ था। मैंने तो सुना था कि यंग मास्टर, जिनको कष्ट सहने के लिए हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज भेज दिया गया है। मुझे लगा था कि आप अब पहाड़ से नीचे नहीं आएंगे। जिन बुहुआन झुंझलाकर बोला, कौन ऐसी बकवास फैला रहा है? मैं तो बस कुछ दिनों के लिए घूमने गया था। ये सब छोड़ो, पिछले महीने का मुनाफा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूं। सुन मैनेजर का चेहरा तुरंत असहज हो गया। यंग मास्टर, सच कहूं तो आपका लाभांश यंग मास्टर जिन बुरेन ले गए। ये सुनते ही जिन बुहुआन का गुस्सा फूट पड़ा। क्या? किसने उसे अनुमति दी? 100 फ्लावर्स पैविलियन के हिस्से मेरे हैं। सुन मैनेजर ने जल्दी से समझाया। जिन बुरेन ने कहा था कि वह पिलसेंट युआनयांग के आदेश से आए हैं और अब वह इनर सेक्ट के शिष्य भी हैं, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। जिन बुहुआन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बहुत अच्छा जिन बुरेन, अब तुम मेरी कमाई पर भी हाथ डालने लगे हो। उसने सुन मैनेजर को उंगली दिखाकर चेतावनी दी। अगली बार वह आए तो उसे एक सिक्का भी मत देना। गुस्से से भरा हुआ वह सीधे अल्केमी पैविलियन पहुंच गया और इनर सेक्ट के निवास के बाहर चिल्लाया, जिन बुरेन, बाहर निकलो बेशर्म आदमी। आंगन में मौजूद लोग बाहर आ गए और उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये तो अल्केमी पैविलियन का नंबर एक आवारा युवक है। नहीं नहीं, अब तो ये हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज का महान शिष्य है। सब लोग हंसने लगे। थोड़ी देर बाद जिन बुरेन अपने अनुयायियों के साथ बाहर आया और तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए बोला, मैं सोच रहा था कि इतना शोर कौन मचा रहा है, तो यह तुम हो, निकम्मे आदमी। क्या चाहिए? जिन बुहुआन ने गुस्से से कहा, तुमने 100 फ्लावर्स पैविलियन का मेरा लाभांश क्यों लिया? जिन बुरेन हंस पड़ा। तुम्हारा? वे सारे व्यापार जिन परिवार के हैं। तुम जैसे हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज के बेकार शिष्य का उन पर क्या अधिकार है? और सुन लो, आज के बाद क्यूजन सिटी में तुम्हारे जितने भी लाभांश हैं, वे सब मेरे होंगे। जिन बुहुआन गुस्से से तिलमिला उठा और बोला कि वह पूर्वज के पास शिकायत करेगा, लेकिन जिन बुरेन मुस्कुराते हुए बोला, जरूरत नहीं, पूर्वज एकांत साधना में चले गए हैं और यह सब ग्रेट एल्डर के आदेश से हो रहा है। मजबूर होकर जिन बुहुआन ग्रेट एल्डर के पास गया।
लेकिन वहां भी उसे ठंडा जवाब मिला। तुम अब अल्केमी पेविलियन के सदस्य नहीं रहे, इसलिए यहाँ के संसाधनों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सुनते ही जिनबुहुआन समझ गया कि उसे पूरी तरह त्याग दिया गया है। टूटा हुआ और निराश, वह हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज लौट आया और तुमसे सिर्फ इतना कहा, गुरुदेव, मुझे शराब पीनी है। तुमने बिना कुछ पूछे उसे शराब का एक मटका दे दिया। अगले कई दिनों तक वह बस शराब पीता रहा, उदास बैठा रहता और धीरे धीरे टूटता चला गया। आखिरकार एक दिन तुमने उससे कहा, दा हुआन, अपनी हालत तो देखो। कहाँ गया वह घमंडी युवा स्वामी? जिन बुहुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी पूरी कहानी सुना दी। सब सुनने के बाद तुमने केवल इतना कहा, बस इतनी सी बात? अपने वरिष्ठ भाई किन फैन को देखो, उसने अपनी सारी साधना खो दी थी और अकादमी से निकाल दिया गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। ये सुनते ही जिन बुहुआन को एहसास हुआ कि उसकी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी वह समझ रहा था। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, बस कभी कभी वह गलत जगह पर होता है। सोचो कि तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो, फिर मेरे पास आना। इसी दौरान मिस्टी स्वैम्प के भीतर किनफैन और शिया युबिंग, जो ब्लैक एंड व्हाइट फेंट्स के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे, मिलकर एक ट्रू फिट रियल्म दैत्य पशु को मार गिराते हैं। 6 महीने की लगातार लड़ाइयों के बाद शिया युबिंग की साधना दाओ फाउंडेशन रियल्म की 9वीं परत तक पहुंच चुकी थी। तभी वह खुशी से चिल्लाई, सीनियर ब्रदर, देखिए, इंक फ्लड ड्रैगन एक नेदरवर्ल्ड फ्लावर की रक्षा कर रहा था और उस पर फल लग चुके हैं। किन फैन ने देखा कि उस आध्यात्मिक पौधे पर 5 चमकदार नेदरवर्ल्ड फ्रूट लगे हुए हैं। वह मुस्कुराया और बोला, किस्मत अच्छी है, इनमें से एक फल भी दाओ फाउंडेशन साधक को एक छोटा स्तर पार करा सकता है। शायद तुम ट्रू फेट रियल्म तक भी पहुंच जाओ। शिया युबिंग उत्साहित होकर बोली, तो फिर हम दोनों साथ में इन्हें खाकर सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन किन फैन ने सिर हिला दिया, मेरी साधना एक बाधा पर पहुंच गई है। मैं हॉल ऑफ मिसलेनियस स्टडीज लौटकर गुरुदेव से मार्गदर्शन लेना चाहता हूं और वहीं सफलता प्राप्त करूंगा। 7 दिन बाद जब फल पूरी तरह पक गए, दोनों ने उन्हें तोड़ लिया और उड़ती तलवारों पर सवार होकर वापस रवाना हो गए। क्यूजन सिटी पहुंचने के बाद किन फैन ने अपने साथ लाए गए सामान को चांदी के सिक्कों में बदल दिया।